हिस्ट्री का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का पूरा इतिहास, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत की आजादी तक देखेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। शुरुआत करते हैं पुर्तगाली कंपनियों से। बिल्कुल, लेकिन पुर्तगालियों के आने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि वो आई ही क्यों, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। तो देखिए, मध्यकाल में भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार के दो मुख्य समुद्री रास्ते थे। अच्छा। एक था फारस की खाड़ी वाला रास्ता और दूसरा लाल सागर वाला। तो ज्यादातर व्यापार कहां से होता था? ज्यादातर फारस की खाड़ी से, क्योंकि लाल सागर का जो मार्ग था वो कोहरे और चट्टानों की वजह से मतलब काफी मुश्किल था। और इन रास्तों पर किसी का कंट्रोल था? एशिया से यूरोप जाने वाली हर चीज पर हर राज्य में टैक्स लगता था, चुंगी लगती थी। तो चीजें यूरोप पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती होंगी। बहुत ज्यादा। और फिर 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं। जी। और इसके साथ ही उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। अब जो फारस की खाड़ी वाला मेन रास्ता था वो उनके कंट्रोल में आ गया। मतलब यूरोपीय व्यापारियों के लिए रास्ता लगभग बंद हो गया। बिल्कुल, व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया और इसी मजबूरी ने उन्हें नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। और इस खोज में सबसे आगे थे पुर्तगाली। हाँ, पुर्तगाल सबसे आगे था। वहाँ के एक शासक थे प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहते हैं। उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं के समय में खोजें शुरू हुई। जी। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोम्यो डियाज। वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा, जिसे उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप कहा गया। और इसी के बाद कोलंबस भी तो निकला था भारत की खोज में। हाँ, लेकिन वो पश्चिम की तरफ निकल गया और अमेरिका पहुंच गया। और फिर अंत में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। सही, वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली बना। वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। लेकिन कालीकट में तो पहले से अरब व्यापारी मौजूद थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। किया, बिल्कुल किया। वो अपना कंपटीशन क्यों बढ़ने देते। लेकिन कालीकट के जो राजा थे जिमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अच्छा। उन्होंने क्यों स्वागत किया? उन्हें लगा कि अरब व्यापारियों की मोनोपोली तोड़ने का अच्छा मौका हो सकता है, तो उन्होंने उसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की इजाजत दे दी। और सुना है कि इस व्यापार में वास्को डी गामा को जबरदस्त मुनाफा हुआ था। जबरदस्त से भी कहीं ज्यादा। उन मसालों को यूरोप में बेचकर उसे अपनी पूरी यात्रा की लागत से 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। हाँ, और इसी मुनाफे की खबर ने पूरे यूरोप में एक होड़ सी लगा दी। इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। और इस बार उसने फैक्ट्री भी लगाई। जी, इस बार उसने कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो यहाँ से पुर्तगाली सत्ता की शुरुआत हुई, फिर गवर्नरों का दौर आया होगा। बिल्कुल। पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहा। इसने क्या खास किया? उसने कोचीन का दुर्गीकरण करवाया, मतलब किलेबंदी करवाई और उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया। और 1509 में उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के मिले जुले जहाजी बेड़े को हरा दिया। लेकिन भारत में पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक तो अल्बुकर्क को माना जाता है। सही कहा। अल्बुकर्क 1509 में आया। वो ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। गोवा को? ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और इसी के बाद एक और गवर्नर आया, नीनो डी कुन्हा। उसने 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। और बंगाल की तरफ भी उसने बस्तियां बसाई। हाँ, मद्रास के पास सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां उसी ने स्थापित की। वैसे भारत को पुर्तगालियों के कुछ खास देन भी हैं, है ना? जी बिल्कुल। भारत में जो छापा खाना है यानी प्रिंटिंग प्रेस, वो वही लाए। और तंबाकू की खेती भी। हाँ, 1508 में दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई और कई फल और सब्जियां जैसे पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू भी। ये सब पुर्तगालियों की देन है। जी, ये सब वही लेकर आए। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच। हाँ, अगले थे डच, जो हॉलैंड या नीदरलैंड्स के निवासी थे। 1602 में उनकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स बनी। और वो भारत कब पहुंचे? उनका पहला दल 1605 में भारत आया और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में लगाई, पुर्तगालियों से अलग। हाँ, फिर 1610 में पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री बनाई और उसे अपना मुख्यालय बना लिया। वहाँ वो पगोड़ा नाम के सोने के सिक्के भी ढालते थे। बंगाल में भी उनका कोई बड़ा सेंटर था। हाँ, बंगाल में चिंसूरा डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। एक बात और, डच लोग भारत से मुख्य रूप से क्या ले जाते थे? मसाले? नहीं, यही फर्क था। वो मसालों से ज्यादा सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम और चावल का निर्यात करते थे। मतलब उनका फोकस टेक्सटाइल पर ज्यादा था। अब आते हैं अंग्रेजों पर। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। और उनका पहला जहाज भारत का पहुंचा 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचा। तो उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में लगी। अस्थायी फैक्ट्री। परमिशन के लिए हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने उसका स्वागत किया था ना। हाँ, जहांगीर उससे काफी प्रभावित हुआ। उसे 400 का मनसब और खान या इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। लेकिन स्थायी फैक्ट्री की परमिशन नहीं मिली थी शुरू में। नहीं, अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली। सूरत वाली फैक्ट्री को स्थायी दर्जा तो 1613 में मिला जहांगीर के फरमान के बाद। फिर 1615 में सर टॉमस रूडी तो आया था। जी, जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर। वो ज्यादा चतुर था और उसने जहांगीर से कई व्यापारिक छूटें हासिल कर ली। और यहीं से अंग्रेजों के पैर जमने शुरू हुए। बिल्कुल। 1632 में उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान, ये क्या था? मतलब सिर्फ 500 पाउंड सालाना टैक्स के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से बिना किसी और टैक्स के व्यापार करने का अधिकार। ये तो बहुत बड़ी रियायत थी। बहुत बड़ी। फिर 1639 में उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। और बंबई तो उन्हें दहेज में मिला था। हाँ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई और दहेज में पूरा मुंबई मिल गया। और राजा ने उसे कंपनी को किराए पर दे दिया। जी, 1669 में सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर कंपनी को दे दिया। इसके बाद उन्होंने बंगाल का रुख किया। हाँ, 1698 में कंपनी ने 1200 रुपए में बंगाल के 3 गांव खरीदे, गोविंदपुर, सुदानुती और कलिकाता। और इन्हीं को मिलाकर कलकत्ता शहर बना। जी, जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की और 1700 में वहाँ फोर्ट विलियम किला बनाया गया। और 1717 वाला फरुख सियर का फरमान भी बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, जॉन सुरमन के प्रतिनिधि मंडल ने वो फरमान हासिल किया था जिससे कंपनी को व्यापार में भारी रियायतें मिल गई। अंग्रेजों के अलावा डेनिश और फ्रांसीसी भी तो थे। जी, डेनिश यानी डेनमार्क के लोग 1660 में आए। बंगाल का श्रीरामपुर उनका मुख्य केंद्र था। और फ्रांसीसी, वो तो अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने। बिल्कुल। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट के प्रयासों से। काफी देर से है वो। हाँ, उन्होंने 1667 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। फिर 1673 में बंगाल में चंद्रनगर बस्ती बसाई और 1701 में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया। यहाँ एक बात अक्सर कंफ्यूज करती है, इन कंपनियों की स्थापना और इनके भारत आने का क्रम। हाँ, इसमें थोड़ा फर्क है और ये याद रखना जरूरी है। तो स्थापना का क्रम क्या था? स्थापना का क्रम है सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर अंग्रेज 1600, उसके बाद डच 1602, फिर डैनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1664। मतलब अंग्रेजी कंपनी डच कंपनी से पहले बनी। जी, 2 साल पहले। लेकिन भारत आने के क्रम में डच पहले आ गए। अच्छा, तो भारत आने का क्रम क्या हुआ? भारत आने का क्रम है पुर्तगाली 1498, फिर डच 1605, फिर अंग्रेज 1608, उसके बाद डैनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1667। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी, और एक आखिरी दिलचस्प तथ्य ये है कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे और भारत से जाने वाले आखिरी यूरोपियन भी वही थे। हाँ, वो गोवा से 1961 में गए थे। बिल्कुल। और आगे चलकर भारत पर कब्जे के लिए जो असली संघर्ष हुआ वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। अब अगला चैप्टर देखते हैं, कर्नाटक का युद्ध। जी हाँ, कर्नाटक का युद्ध। और ये नाम मतलब सुनने में लगता है कि कोई एक लड़ाई होगी।
होगी। हाँ, एक सिंगल युद्ध। और असल में ये तो लगभग 20 साल तक चली लड़ाइयों की पूरी सीरीज थी। अच्छा, 20 साल तक। जी, ये वो कहानी है कि कैसे दो विदेशी कंपनियां जो यहाँ व्यापार करने आई थी, भारत के ही राजाओं को मोहरा बना के अपनी बादशाहत की जंग लड़ रही थी। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 0 था। सही कहा, जिसका एक बहुत अहम मैदान बना भारत का कोरोमंडल तट। और शायद यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की नींव भी पड़नी शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल यहीं से। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। मतलब मैदान में आखिर ये दो कंपनियां बची ही कैसे? और भी तो थी। देखिए, भारत में मुनाफे के लिए बहुत सी यूरोपियन कंपनियां आई थी। पुर्तगाली थे, डच, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। एक लंबी लिस्ट है। जी, लेकिन 18वीं सदी आते आते जो छोटे मोटे खिलाड़ी थे, जैसे डेनमार्क और स्वीडन वाले, वो इस रेस से बाहर हो गए। और पुर्तगालियों का क्या हुआ? वो तो सबसे पहले आए थे। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से लड़ने के बजाय रिश्तेदारी करना ज्यादा सही समझा। अच्छा, हाँ, जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की, तो उन्हें दहेज में बंबई का पूरा टापू मिल पूरा गया। बॉम्बे दहेज में। जी, तो उनके बीच का जो तनाव था वो काफी हद तक खत्म हो गया। हाँ। अब बचे डच। हाँ, डच भी तो एक बड़ी ताकत थे। थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें 1759 में बेदरा की लड़ाई में बहुत बुरी तरह हराया। उसके बाद डचों ने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया और भारत से वो एक तरह से हट गए। तो मतलब 1740 आते आते अखाड़े में सिर्फ दो बड़े पहलवान बचे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्हीं के बीच के टकराव को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। बताइए। जब हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं तो इसका आज के कर्नाटक राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। हाँ, बहुत। उस जमाने में जो पूर्वी समुद्री तट था, मतलब कोरोमंडल कोस्ट, उस इलाके को अंग्रेज कर्नाटक कहते थे। और वही कर्नाटक हिंदी में बोलते बोलते कर्नाटक बन गया। बिल्कुल, ये इलाका उस समय हैदराबाद के निजाम के नीचे एक सूबा था और उसका अपना एक नवाब होता था। सारी लड़ाई इसी इलाके में हुई। ठीक है, तो कुल कितने युद्ध हुए? कुल 3 युद्ध हुए और हर युद्ध की कहानी एक दूसरे से जुड़ी है। तो शुरू करते हैं पहले कर्नाटक युद्ध से, जो 1746 में शुरू हुआ। और दिलचस्प बात तो ये है, जैसे कि मैंने पढ़ा कि इस पहले युद्ध की वजह वो भारत में थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। इसकी चिंगारी तो हजारों मील दूर यूरोप से आई थी। यूरोप से? जी, यूरोप में उस वक्त ऑस्ट्रिया की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जंग छिड़ी हुई थी। बस उसी आग की लपटें भारत तक पहुंच गई। तो ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का लोकल चैप्टर था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहला हमला किसने किया? शुरुआत की अंग्रेजों ने। एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे कॉमोडोर बार्नेट, उन्होंने कुछ फ्रांसीसी व्यापारिक जहाजों को पकड़ लिया। और उस जमाने में ये बहुत बड़ी उकसाने वाली बात थी। बहुत बड़ी। और फ्रांसीसी जो बैठने वालों में से नहीं थे, खासकर जब उनका गवर्नर डुप्ले जैसा महत्वाकांक्षी आदमी हो। डुप्ले, हाँ, ये नाम तो बहुत बार आता है। डुप्ले बहुत ही चालाक रणनीतिकार था। उसने बदला लेने के लिए अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़ मद्रास पर हमला करके कब्जा कर लिया। सीधा मद्रास पर ही कब्जा कर लिया। ये तो अंग्रेजों के बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। डुप्ले ने इस जीत के लिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद भी मांगी थी और वादा किया था कि मद्रास जीतकर उन्हें सौंप देगा। लेकिन उसने अपना वादा निभाया नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जीतने के बाद डुप्ले मुकर गया। इससे नवाब अनवरुद्दीन को बहुत गुस्सा आया जाहिर है। और उन्होंने अपनी 10,000 की सेना फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए भेज दी। 10,000 की सेना? जी, और यहीं पर 1748 में हुआ सेंट थोम का युद्ध, जो इस पूरी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। एक मिनट, तो एक तरफ नवाब की 10,000 की सेना और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की छोटी सी टुकड़ी। बिल्कुल। नतीजा तो फिर साफ ही रहा होगा। यही तो कहानी पलट गई। फ्रांसीसियों की मुश्किल से 1000 सैनिकों की अनुशासित और बेहतर हथियारों वाली टुकड़ी ने सिर्फ 1,000? हाँ, सिर्फ 1000। उस टुकड़ी ने नवाब की 10,000 की विशाल और बेतरतीब सेना को धूल चटा दी। ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर था। इसका मतलब ये सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस एक लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि भारतीय राजाओं की विशाल सेनाएं यूरोपियों की छोटी मगर संगठित फौजों के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब संख्या बल का कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं, यहीं से भारतीय रजवाड़ों को समझ आया कि असली ताकत ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में है, और यहीं से भारतीय राजाओं में यूरोपियन सैनिकों को अपनी सेना में रखने की होड़ शुरू हो गई। अच्छा, तो ये पहला युद्ध खत्म कैसे हुआ? क्या फ्रांसीसी जीत गए? नहीं, जैसे ये लड़ाई यूरोप की वजह से शुरू हुई थी, खत्म भी वहीं के एक समझौते से हुई। अच्छा, यूरोप में ही? हाँ, 1748 में यूरोप में एक्स ला शेपेल की संधि हुई और ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। उसी संधि के तहत भारत में भी दोनों कंपनियों को अपनी अपनी जीती हुई जगह लौटानी पड़ी। मतलब फ्रांसीसियों को मद्रास वापस अंग्रेजों को देना पड़ा। जी, और बदले में अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में जीता हुआ एक फ्रांसीसी इलाका उन्हें लौटा दिया। तो कागज पर तो सब पहले जैसा हो गया। कागज पर हाँ, लेकिन असल में अब माहौल बदल चुका था। फ्रांसीसियों का दबदबा बढ़ गया था और दोनों पक्षों को एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो गया था। ये बस एक छोटा सा युद्ध विराम था। तो पहले युद्ध के बाद लगता है कि बोतल से जिन बाहर आ चुका था। दोनों कंपनियों ने भारत में अपनी सैनिक ताकत का स्वाद चख लिया था। एकदम सही। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि अगला युद्ध यूरोप से नहीं बल्कि यही भारत की राजनीति से शुरू हुआ। बिल्कुल। दूसरे कर्नाटक युद्ध की वजह पूरी तरह से हिंदुस्तानी थी। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों समझ चुके थे कि वो सीधे लड़ने के बजाय भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठा सकते हैं। किंग मेकर बन सकते हैं। बिल्कुल किंग मेकर। और उन्हें ये मौका जल्दी ही मिल गया। और ये मौका मिला हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के झगड़ों में। सही कहा। जी, एक ही समय पर 2 जगहों पर उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ। हैदराबाद में निजाम आसफ जाह की मौत के बाद उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में ठन गई। और कर्नाटक में नवाब पद के लिए अनवरुद्दीन और चंदा साहिब आमने सामने थे। और दोनों यूरोपीय कंपनियों ने अपनी अपनी टीमें चुन ली। हाँ, ये एक शतरंज के खेल जैसा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। और अंग्रेजों ने उनके विरोधियों का? जी, अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन दिया। अब ये लड़ाई सीधे अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी न होकर उनके प्रॉक्सी उम्मीदवारों के बीच थी। और इस बार भी शुरुआत में डुप्ले ने बाजी मारी। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। 1749 में अंबूर के युद्ध में डुप्ले की तिकड़ी ने नवाब अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। अच्छा। और चंदा साहिब कर्नाटक के नए नवाब बन गए। कुछ समय बाद धोखे से नासिर जंग भी मारा गया और डुप्ले ने फौरन मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। अरे वाह, मतलब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पर फ्रांसीसियों के चुने हुए लोग गद्दी पर थे। जी, डुप्ले तो सब अपनी कामयाबी के शिखर पर होगा। बिल्कुल। उस समय तो डुप्ले का डंका बज रहा था। ऐसा लग रहा था कि खेल खत्म हो गया और फ्रांसीसी जीत गए। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। कौन था वो? एक क्लर्क से सैनिक बना नौजवान रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से अंग्रेजों की वापसी शुरू होती है। हाँ, उस समय फ्रांसीसी सेना और चंदा साहब ने अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली के किले में घेर रखा था। सबको लग रहा था कि उसका भी खेल खत्म। तब क्लाइव ने एक बहुत ही पागलपन से भरा प्लान बनाया। क्या प्लान था? उसने कहा कि त्रिचनापल्ली पर और सेना भेजने के बजाय हमें सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला कर देना चाहिए, जो उस समय लगभग असुरक्षित थी। रुकिए, मतलब जब दुश्मन आपकी आखिरी उम्मीद को घेर कर बैठा हो तब आप उसकी राजधानी पर ही कब्जा कर लो। ये तो बहुत हिम्मत वाला दाव था। बहुत ज्यादा। शायद किसी को यकीन नहीं था कि काम करेगा। पर कर गया। 1752 में क्लाइव ने सिर्फ 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों के साथ आरकाट पर कब्जा कर लिया। बस 500 लोगों के साथ। जी, ये खबर सुनते चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा उठाकर अपनी राजधानी बचाने भागना पड़ा और क्लाइव ने 53 दिनों तक आरकाट के किले को एक विशाल सेना से बचाए रखा और आखिरकार चंदा साहब की सेना को हरा दिया। ये तो एक ही चाल में पूरी बाजी पलटने जैसा था। बिल्कुल। आरकाट की इस जीत ने क्लाइव को हीरो
हीरो बना दिया। चंदा साहब की हार हुई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने फ्रांसीसियों के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगा दिया। और डुप्ले का क्या हुआ? उसकी सारी मेहनत पर तो पानी फिर गया। फ्रांसीसी सरकार इस लगातार चल रही लड़ाई के भारी खर्च से बहुत परेशान थी। उन्हें लगा कि ड्यूप्ले एक गवर्नर से ज्यादा एक साम्राज्य निर्माता बन रहा है, जो कंपनी के लिए महंगा पड़ रहा था। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ड्यूप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। ये तो बहुत ही अजीब फैसला लगता है, अपने सबसे काबिल खिलाड़ी को फाइनल मैच से ठीक पहले बाहर बिठा देना। यही तो, उसकी जगह गोडेहू नाम के एक नए गवर्नर को भेजा गया जिसे शांति स्थापित करने का आदेश था। और उसने आते ही संधि कर ली होगी। जी, 1755 में अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। तय हुआ कि दोनों कंपनियां अब भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल नहीं देंगी। लेकिन इस युद्ध के खत्म होते होते जो अंग्रेज कुछ साल पहले हार की कगार पर थे, अब वो बराबरी पर आ चुके थे। बल्कि उनका पलड़ा थोड़ा भारी था। हाँ, कह सकते हैं। तो 2 युद्ध हो चुके थे, स्कोर लगभग बराबर, लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं चली होगी। तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध, वो फिर से यूरोप की देन था ना। हाँ, इस बार फिर से आग यूरोप में ही लगी। वहाँ ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। 7 years war। जी, और एक बार फिर ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। बस वही जंग भारत में तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में फिर से शुरू हो गई। ये फाइनल राउंड था। आर पार की लड़ाई। बिल्कुल। तो इस बार निर्णायक मोड़ कहाँ आया? लड़ाई तो चलती रही, लेकिन असल तेजी 1758 में आई, जब फ्रांसीसी सरकार ने कमांडर काउंट डी लाली को भारत भेजा। काउंट डी लाली। लाली एक बहादुर सैनिक था, पर बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी। उसकी अपने ही अफसरों से नहीं बनती थी। और दूसरी तरफ अंग्रेज। अब तक रॉबर्ट क्लाइव की वजह से बंगाल जीत चुके थे। उनके पास पैसा और संसाधन दोनों की कोई कमी नहीं थी। और फिर हुआ वो निर्णायक युद्ध जिसने सब कुछ तय कर दिया। वेंडी वॉश का युद्ध। वेंडी वॉश। जी, 22 जनवरी 1760। ये तारीख भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के सपने के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। कितना निर्णायक था ये युद्ध? बहुत ज्यादा। वेंडी वॉश की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली के हाथ में था। इस लड़ाई में सर आयरकूट ने लाली को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसियों की कमर ही टूट गई। तो वेंडी वॉश की लड़ाई ने जमीन पर तो फैसला कर ही दिया था। बिल्कुल। इसके बाद फ्रांसीसी कभी संभल ही नहीं पाए। युद्ध का औपचारिक अंत तो 1763 में यूरोप में हुई पेरिस की संधि के साथ हुआ, जिसने सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त किया, पर वो सिर्फ एक औपचारिकता थी। और इस पेरिस की संधि की शर्तें भारत में फ्रांसीसियों के लिए बहुत बुरी रही होंगी। बहुत बुरी। फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी, माहे और कारिकाल जैसे उनके पुराने व्यापारिक केंद्र तो वापस मिल गए। अच्छा, वापस मिल गए। हाँ, पर एक शर्त के साथ हाँ। कि वो अब कभी इन जगहों की किलेबंदी नहीं करेंगे और न ही यहाँ सेना रखेंगे। मतलब उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। तो 20 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद ये पूरी तरह से तय हो गया कि भारत में अब सिर्फ एक ही यूरोपीय महाशक्ति होगी, और वो थे ब्रिटिश। जी, फ्रांसीसी अब सिर्फ नाम के व्यापारी बनकर रह गए। अंग्रेजों के सामने अब कोई यूरोपीय चुनौती नहीं बची थी। कर्नाटक के युद्धों ने उन्हें वो अनुभव, आत्मविश्वास और साधन दिए जिसकी बदौलत उन्होंने अगले 100 सालों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और ये भी एक हैरान करने वाला तथ्य है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन तब भी भारत का एक हिस्सा एक यूरोपीय ताकत के कब्जे में था। हाँ, गोवा, जो पुर्तगालियों के अधीन था, उसे आजाद कराने के लिए 1961 तक का इंतजार करना पड़ा और भारतीय सेना को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन वो एक अलग कहानी है। कर्नाटक के युद्धों का सबसे बड़ा नतीजा यही था कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से एक भावी साम्राज्य की शक्ति में बदल दिया। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। देखिए, इस कहानी की जो जड़ें हैं वो 1707 से शुरू होती है। औरंगजेब की मृत्यु। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु। उसके बाद से ही जो मुगल साम्राज्य था वो एक तरह से बिखरने लगा था। और बंगाल जैसे जो अमीर सूबे थे वो अपनी आजादी चाह रहे थे। बिल्कुल। और उस वक्त का बंगाल मतलब आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरा बांग्लादेश, मतलब एक बहुत ही बड़ा और अमीर इलाका। बहुत ज्यादा। कपड़ा और कपास का तो वो गढ़ था। और इसी खजाने पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर थी। और उन्हें 1717 में एक बड़ा मौका भी मिल गया। हाँ, जब मुगल शासक फर्रुखसियर ने उन्हें एक फरमान दिया, सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार। जी, सोचिए नवाब को कितना नुकसान हो रहा था। यही फरमान आगे चलकर झगड़े की सबसे बड़ी वजह बना। अच्छा, तो उस समय बंगाल के नवाबों का क्रम क्या था? सूबेदार बनाया था, है ना? सही। लेकिन शुजाउद्दौला की मौत के बाद जब उनका बेटा सरफराज खान नवाब बना, तब अली वर्दी खान ने बगावत कर दी। बिल्कुल, 1740 में उसने सरफराज खान को युद्ध में हराकर मार दिया और खुद बंगाल का नवाब बन बैठा। अब अगला चैप्टर देखते हैं, नवाब अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। तो अली वर्दी खान ने 1740 से 1756 तक मतलब 16 साल राज किया। और वो एक बहुत ही काबिल शासक था। बहुत। उसने पहले तो मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भेजा ताकि उसकी गद्दी पक्की हो जाए, पर उसके बाद पैसा भेजना बंद कर दिया। हाँ, और बंगाल को एक आजाद राज्य की तरह चलाना शुरू कर दिया। वो यूरोपियों की नियत को समझता था। उनका वो एक कथन भी बहुत मशहूर है, मधुमक्खियों वाला। हाँ हाँ, कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। मतलब वो व्यापार के तो पक्ष में था, पर उन्हें हद में रखना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन अली वर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना वारिस बनाया। और यहीं से समस्या शुरू हुई। जी, 1756 में सिराज नवाब तो बन गया, पर उसके अपने ही दरबारी उसके खिलाफ थे, और अंग्रेज भी। अंग्रेज क्यों खिलाफ थे? 2 मुख्य कारण थे। एक तो वो नवाब के दुश्मनों को कलकत्ता में पनाह दे रहे थे, और दूसरा वो कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे। हाँ, नवाब के मना करने के बावजूद। ये एक तरह से नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थी। तो सिराजुद्दौला ने इस पर क्या किया? वो चुप नहीं बैठा। उसने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और 15 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। और सिर्फ 5 दिन में ही उस पर कब्जा कर लिया। तो देखते हैं कालकोठरी की घटना और प्लासी का युद्ध। ये कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 की बताई जाती है। इसका जिक्र सिर्फ एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। अच्छा, सिर्फ एक ही सोर्स है इसका? हाँ, उसके अनुसार नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक बहुत ही छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। और अगली सुबह तक उनमें से 123 की दम घुटने से मौत हो गई। यही कहा गया। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इसे मनगढ़ंत या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों के लिए तो ये बड़ा बहाना बन गया। बिल्कुल। ये खबर सुनकर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने सिर्फ हमला नहीं किया, उसने धोखा देने का रास्ता चुना। सही। उसने नवाब के सबसे बड़े अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया। कौन कौन थे इसमें शामिल? सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, जो सेनापति था। मतलब सेना का प्रमुख ही मिल गया। हाँ, फिर दीवान राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ और बंगाल का सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ। तो मंच पर यार था 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। जी, भागीरथी नदी के किनारे एक तरफ क्लाइव के कुछ हजार सैनिक और दूसरी तरफ सिराज की 50,000 की फौज। और ये युद्ध तो कभी लड़ाई नहीं किया सही मायनों में। बिल्कुल नहीं। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर अपनी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर अलग खड़ा हो गया। ये तो सीधी गद्दारी थी। हाँ, सिराजुद्दौला ये धोखा देकर युद्ध हार गया। वो मुर्शिदाबाद भागा, जहाँ उसे पकड़कर मार दिया गया। और इस धोखे के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। हाँ, और कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी मिली। इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव रखी। तो मीर जाफर 1757 से 1760 तक नवाब रहा, पर वो मतलब सिर्फ अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। जब वो उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाया तो उसे हटा दिया। हाँ, 1760 में नए गवर्नर वेंस्टार्ट ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने नवाब बनने के बदले में कंपनी को क्या दिया? उसने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी देने का वादा किया। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर जैसा कमजोर नहीं था, वो एक योग्य शासक था। बिल्कुल। वो कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी स्वतंत्रता साबित करने के लिए कई कदम उठाए। जैसे उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल दी। हाँ, ताकि वो कलकत्ता और अंग्रेजों के दखल से दूर रह सके।
और मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना भी लगवाया। जी, और अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए एक जर्मन अधिकारी को भी नियुक्त किया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो व्यापारी करों को लेकर हुआ है ना। हाँ, वही असली वजह बना। अंग्रेजों को तो कर में छूट मिली भी थी, जिसका वो गलत फायदा उठा रहे थे। इससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। बहुत ज्यादा। तो मीर कासिम ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया। उसने भारतीय व्यापारियों को भी कर में पूरी छूट दे दी। वाह, मतलब उसने सबको एक ही स्तर पर ला खड़ा किया। और ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे अपनी अवमानना समझा और मीर कासिम को हटाने का फैसला कर लिया। और मीर जाफर को दोबारा नवाब घोषित कर दिया। जी, और यहीं से बक्सर के युद्ध की भूमिका तैयार हुई। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ये प्लासी की तरह धोखा नहीं, एक असली सैन्य लड़ाई थी। और इसमें एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ 3 बड़ी शक्तियों की संयुक्त सेना। मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। लेकिन इस संयुक्त मोर्चे की बुरी तरह हार हुई। मीर कासिम तो भाग गया, पर शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, और इस जीत के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा भारत आया और उसने इलाहाबाद की संधियां की। 2 संधियां हुई थी ना। जी, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। और इसकी सबसे बड़ी शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, हमेशा के लिए। मतलब इन तीनों प्रांतों से टैक्स वसूलने का सारा अधिकार कंपनी का था। बिल्कुल। बदले में सम्राट को सिर्फ 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन और इलाहाबाद और कड़ा के जिले मिले। और दूसरी संधि वो 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई। उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हाँ, और कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार का अधिकार मिला। साथ ही अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना रखी गई, जिसका खर्च भी नवाब को ही देना था। तो बक्सर के युद्ध ने बंगाल से लेकर इलाहाबाद तक अंग्रेजी शक्ति को स्थापित कर दिया। और इसी के साथ बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्लाइव ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें प्रशासन और राजस्व के सारे अधिकार तो कंपनी के पास आ गए। और नवाब को सिर्फ पेंशन पे छोड़ दिया गया। हाँ, जिम्मेदारी नवाब की, लेकिन ताकत और पैसा कंपनी का। ये व्यवस्था 1772 तक चली, जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित कर दिया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। बिल्कुल, 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है ये। मैसूर पर कहने को तो वाडियार वंश का शासन था, लेकिन असली ताकत नंदराज के हाथों में थी। अच्छा। और इसी समय मैसूर की सेना में एक सिपाही के तौर पर हैदर अली की भर्ती होती है। और यही हैदर अली जो एक मामूली सिपाही था, आगे चलकर मैसूर का शासक बनता है। हाँ, अपने गुणों और योग्यता के कारण वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1755 में उसे डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। डिंडीगुल? जी, और वहाँ उसने जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रांसीसियों के सहयोग से? ये तो अंग्रेजों के लिए सीधी सीधी खतरे की घंटी थी। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। 1760 तक आते आते हैदर अली मैसूर का एक तरह से स्वतंत्र शासक बन गया। तो यहाँ से अंग्रेजों और मैसूर के बीच टकराव की जमीन तैयार हो जाती है और फिर होता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ, 1767 से 69 तक। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था मद्रास की अंग्रेजी सरकार और मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद। सिर्फ सीमा विवाद? ये कुछ और भी था? देखिए, कारण तो सीमा विवाद बताया गया, पर असल वजह है हैदर की बढ़ती ताकत थी। शुरुआत में तो अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम तीनों मैसूर के खिलाफ थे, एक साथ। तीनों एक साथ? फिर तो हैदर के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। यहीं पर हैदर अली ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। अच्छा। उसने मराठों और निजाम को धन और कुछ क्षेत्र का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने गठबंधन तोड़ दिया। बिल्कुल, और युद्ध में भी शुरुआत में हैदर अली को कुछ हार मिली, लेकिन उसने ऐसा पलटवार किया कि अंग्रेजी सेना को मद्रास तक खदेड़ दिया। मद्रास तक? मतलब उनकी अपनी राजधानी तक? जी हाँ। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अंग्रेजों को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1769 में हुई मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। इस संधि के तहत एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों को युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा। हर्जाना भी देना पड़ा? हाँ, इस युद्ध ने अंग्रेजों की वो जो अजय होने की छवि बनी हुई थी ना, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो पहले युद्ध में हैदर अली की एक तरह से शानदार जीत हुई, फिर दूसरा युद्ध क्यों हुआ? इसका कारण था अंग्रेजों का एक कदम। उन्होंने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया था। माही? हाँ, और ये बंदरगाह हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आता था। ये एक सीधा उकसावा था। इस युद्ध के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। अच्छा। तो इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1782 का पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहा था। इसमें हैदर अली पराजित हुआ और घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ओहो। हाँ, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद क्या युद्ध रुक गया? नहीं, रुका नहीं। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने तुरंत कमान संभाली और युद्ध जारी रखा। अच्छा, टीपू सुल्तान ने? हाँ, लेकिन ये युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच सका। दोनों ही पक्ष लड़ते लड़ते थक चुके थे। इसलिए 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त हो गया। मैंगलोर की संधि? इसमें भी वही हुआ, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके और बंदी वापस कर दिए। तो ये युद्ध एक तरह से बराबरी पर छूटा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे युद्ध पर जो 1790 में शुरू हुआ। इसका क्या कारण था? इसका तात्कालिक कारण था टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण करना। और त्रावणकोर तो अंग्रेजों का मित्र राज्य था। बिल्कुल, अंग्रेजों को बहाना मिल गया। इस बार गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था। उसने मराठों और निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर एक साथ हमला कर दिया। मतलब इस बार वो गठबंधन टूटा नहीं? नहीं, इस बार नहीं टूटा। जाहिर है टीपू सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया। 3 तरफ से हमला झेलना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। हाँ, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जो मैसूर के लिए बहुत अपमानजनक थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, ऐसा क्या था इस संधि की शर्तों में? शर्तें बहुत कठोर थीं। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, आधा राज्य। साथ ही युद्ध के हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए देने थे। 3 करोड़? हाँ। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी। और जब तक ये पूरी रकम नहीं चुकाई गई, अंग्रेजों ने टीपू के 2 बेटों को बंधक बना लिया। अपने बेटों को बंधक के तौर पर देना पड़ा? ये तो बहुत ही अपमानजनक था। बिल्कुल। तो मैसूर इस संधि के बाद तो काफी कमजोर हो चुका था। फिर चौथे और आखिरी युद्ध की वजह क्या बनी? वजह बना नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। वो अपनी सहायक संधि की नीति लेकर आया था। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस? जी, और टीपू सुल्तान ने इस संधि को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। और यही युद्ध का कारण बना? बिल्कुल। 1799 में अंग्रेजों ने पूरी ताकत से मैसूर पर आक्रमण किया। टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। लड़ते हुए मारा गया? हाँ, और इसके साथ ही मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो क्या मैसूर को सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तुरंत नहीं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के ही एक 2 साल के बालक कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया और उससे सहायक संधि स्वीकार करवा ली। अच्छा, मतलब एक कठपुतली शासक बिठा दिया। हाँ, आखिरकार 1834 में विलियम बेंटिक ने मैसूर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। चलिए, टीपू सुल्तान से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्यों पर भी नजर डालते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, जरूर। एक तो ये कि 1787 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि? जी, उसने एक नया पंचांग या कैलेंडर भी शुरू किया और महीनों के लिए अरबी नामों का इस्तेमाल किया। ये भी दिलचस्प है। और वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में मदद की, उसका सदस्य बना और खुद को नागरिक टीपू कहलवाया। नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू, ये तो बहुत बड़ी बात है उस समय के शासक के लिए। बहुत बड़ी। एक और महत्वपूर्ण बात, वो धर्म सहिष्णु था। उसने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की मूर्ति स्थापना के लिए धन भी दिया।
दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो संक्षेप में अगर हमें चारों युद्धों और उनकी संधियों को एक साथ याद रखना हो तो इसे ऐसे देख सकते हैं। पहला युद्ध 1767 से 69 ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, इसमें हैदर अली जीता। ठीक है, हैदर की जीत। दूसरा युद्ध 1780 से 84 ये मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, यह अनिर्णित रहा और इसी में हैदर अली की मृत्यु हुई। अनिर्णित और हैदर की मृत्यु। तीसरा युद्ध 1790 से 92 ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ, इसमें टीपू की हार हुई। टीपू की हार और अपमानजनक संधि। और चौथा युद्ध 1799 इसमें कोई संधि नहीं हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो चलिए सिख धर्म के इतिहास पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से 15वीं शताब्दी से गुरु नानक देव जी के साथ। जी, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने ही की थी। और देखिए, सिख शब्द का मतलब ही होता है शिष्य, मतलब जो हमेशा सीखता है। तो कुल मिलाकर 10 गुरु हुए। पहले गुरु तो संस्थापक गुरु नानक देव जी ही थे। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, और वो मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। एक बहुत ही जरूरी प्रथा लंगर, उसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। और उन्होंने अपने बाद गद्दी के लिए अपने किसी बेटे को नहीं बल्कि अपने शिष्य भाई लहमा को चुना। जी, और यही भाई लहना आगे चलकर सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? देखिए, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था गुरुमुखी लिपि को एक व्यवस्थित रूप देना, उसे बनाना। हाँ, किसी भी विचार को फैलाने के लिए भाषा और लिपि तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, मतलब उसे एक संस्था का रूप दिया। वो हुमायूं के समकालीन थे। फिर आए तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, वो अकबर के समकालीन थे। जी, उन्होंने गोविंदवाल में एक बावली बनवाई थी, मतलब एक कुआं जिसमें 84 सीढ़ियां थी। बावली साहिब। हाँ, बावली साहिब। और उन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की भी शुरुआत की। उस समय में उन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। बहुत बड़ी। इसके बाद चौथे गुरु गुरु रामदास जी, इनके समय में अमृतसर नगर की स्थापना हुई। हाँ, कहते हैं कि अकबर ने इनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। अच्छा, और उसी पर अमृतसर शहर बसाया गया। जी, और एक बहुत बड़ा बदलाव इनके समय में आया, इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। मतलब अपने ही बेटे को अगला गुरु नियुक्त किया। हाँ, बिल्कुल। और उनके बेटे थे गुरु अर्जन देव जी, सिखों के 5वें गुरु। जी, उन्होंने 1604 में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना पूरी की। और अमृतसर में हरमंदिर साहिब, जिसे हम आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण भी करवाया। हाँ, लेकिन उनके समय से ही मुगलों के साथ टकराव शुरू हो गया। और वो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। जी, जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे खुसरो की मदद करने का आरोप लगाकर उन्हें शहीद करवा दिया था। इस एक घटना ने सिख इतिहास की दिशा ही बदल दी है ना। पूरी तरह से शांतिपूर्ण पंथ ने अब आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने की जरूरत महसूस की, और ये बदलाव हमें छठे गुरु में साफ दिखता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी में, जिन्हें सैनिक संत भी कहा जाता है। सही कहा, उन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की और वो 2 तलवारें रखते थे, मीरी और पीरी। मीरी और पीरी, इसका क्या मतलब था? मीरी मतलब सांसारिक शक्ति और पीरी यानी आध्यात्मिक शक्ति। संदेश साफ था, संत भी बनो और सिपाही भी। अच्छा, इसके बाद 7वें गुरु गुरु हरराय जी, उन्होंने शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। हाँ, और शायद इसी बात से औरंगजेब सिखों से और नाराज हो गया। फिर 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी, जो सबसे कम उम्र के गुरु थे। जी, सिर्फ 5 साल की उम्र में गुरुगद्दी संभाली थी उन्होंने, लेकिन चेचक की वजह से उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। और फिर आए 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, लेकिन उनका सामना सीधे औरंगजेब की कट्टर नीतियों से हुआ। औरंगजेब ने उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला था। जी, और जब उन्होंने मना कर दिया तो दिल्ली के चांदनी चौक में उनका शीश कलम कर दिया गया। आज भी वहां उनकी याद में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। बिल्कुल। इस शहादत के बाद तो सिख समुदाय को एक ऐसे लीडर की जरूरत पड़ी होगी जो उन्हें संगठित कर सके, और वो थे 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। जी, उनका जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने ही 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। हाँ, ये सिख इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। जी, और उन्होंने ही पुरुषों के नाम के साथ सिंह और महिलाओं के नाम के साथ कौर जोड़ा। और उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई मानव गुरु नहीं होगा। और गुरु ग्रंथ साहिब ही हमेशा के लिए सिखों के गुरु होंगे। बिल्कुल। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सैन्य नेतृत्व किसके हाथ में आया? उनके एक शिष्य थे बंदा सिंह बहादुर। गुरुजी ने उन्हें ही सैन्य नेतृत्व सौंपा। उनका असली नाम वैसे लक्ष्मण देव था। उनका मकसद साफ था, पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना। हाँ, और इसके लिए उन्होंने लोहड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलाए। और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत का बदला भी लिया था। जी, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या करके। लेकिन 1716 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर उन्हें बहुत बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद सिख समुदाय फिर से बिखर गया। हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन बाद में 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर दल खालसा बनाया गया। और फिर इस दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया, जिन्हें मिसल कहते थे। जी बिल्कुल, इन्हीं मिसलों में से एक थी शुक्र चकिया मिसल, जिससे महाराजा रंजीत सिंह संबंधित थे। सही। पंजाब में एक संगठित सिख राज्य के जो असल संस्थापक थे वो महाराजा रंजीत सिंह ही माने जाते हैं। उनका जन्म 1780 में हुआ था। हाँ, शुक्र चकिया मिसल में उन्होंने काबुल के शासक जमान शाह को हराया था, जिसके बाद जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने दिया। और 1799 में उन्होंने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बना लिया। और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, लद्दाख सब उनके राज में था। लेकिन उस समय तक अंग्रेज भी एक बड़ी ताकत बन चुके थे। हाँ, और दोनों शक्तियों के बीच टकराव होना तो तय था, लेकिन उससे पहले एक संधि हुई, अमृतसर की संधि 1809 में। इसका कारण क्या था? असल में अंग्रेजों को उस समय फ्रांस और रूस के हमले कर रहा था, तो वो रंजीत सिंह जैसे शक्तिशाली शासक से दोस्ती करना चाहते थे। तो ये संधि अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई। जी, और इसकी सबसे जरूरी शर्त ये थी कि सतलुज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान लिया जाएगा। अच्छा, मतलब नदी के पश्चिम में रंजीत सिंह का राज और पूरब में अंग्रेजों का। बिल्कुल। इसके बाद रंजीत सिंह ने अपना सारा ध्यान पश्चिम की ओर लगाया। उन्होंने 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर जीता और साथ ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी हासिल किया। वाह। इसके अलावा कांगड़ा, अटक और मुल्तान पर भी विजय हासिल की। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद ही सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। बहुत ज्यादा। उनके बाद कोई भी उनकी तरह काबिल शासक नहीं हुआ, दरबार में साजिशें होने लगी। और अंत में उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह 1843 में राजा बने। वो तो बहुत छोटे थे। हाँ, वो नाबालिग थे, तो उनकी मां महारानी जिंदल कौर उनकी संरक्षिका बनी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। जी, और अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने सिख साम्राज्य पर कब्जा करने की नीयत से सतलुज नदी की सीमा पर अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। ये तो अमृतसर की संधि का उल्लंघन था। बिल्कुल, और सिखों ने भी इसे ऐसा ही माना और उन्होंने नदी पार कर दी, जिससे पहला आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। ये 1845 से 46 तक चला। हाँ, इसमें मुद्गी, फिरोजपुर, अलीवाल और सोबराओं की 4 बड़ी लड़ाइयां हुई। और चारों में सिख सेना हार गई। जी, इसके बाद 2 संधियां हुई। पहली थी लाहौर की संधि, जिसके तहत सिख साम्राज्य पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। और ये जुर्माना इतना ज्यादा था कि वो चुका नहीं पाए, तो इसके बदले में कश्मीर को गुलाब सिंह को भेज दिया गया। और दूसरी संधि थी भैरोवाल की संधि। इसके तहत रानी जिंदल की संरक्षता खत्म कर दी गई और लाहौर में एक ब्रिटिश सेना रख दी गई। और उसका खर्च भी सिख साम्राज्य को ही उठाना था। जी, मतलब अब सिख राज सिर्फ नाम का रह गया था। जाहिर है इस अपमान के बाद विद्रोह तो होना ही था। हाँ, और वही दूसरे आंग्ल सिख युद्ध का कारण बना। ये 1848 से 1849 के बीच हुआ। इसका तात्कालिक कारण क्या था? मुल्तान के गवर्नर थे मूलराज, उनका विद्रोह। अंग्रेजों ने उनसे बढ़ा हुआ राजस्व मांगा, जो उन्होंने देने से मना कर दिया। इस युद्ध में 3 लड़ाइयां हुई, रामनगर, चिलियावाला और गुजरात नगर।
रामनगर के युद्ध में तो अंग्रेज जीते, लेकिन चिलियावाला की लड़ाई में सिखों की जीत हुई। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आखिरी और निर्णायक युद्ध था, गुजरात नगर का युद्ध, जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, हाँ, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद 1849 में सिख राज्य को पूरी तरह से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। जी, महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर उनकी मां के साथ पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और कोहिनूर हीरा भी उनसे ले लिया गया। हाँ, और उसे महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ वो विशाल सिख साम्राज्य इतिहास बन गया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। जी, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में लगान वसूलना ये सब शुरू कब किया। देखिए, इसकी जो असल शुरुआत हुई वो हुई 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, अच्छा, जब उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई। लेकिन शुरू में कोई पक्का सिस्टम नहीं था, वो बस कोशिश कर रहे थे। तो मतलब शुरू में चीजें तय नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जैसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया। पंचवर्षीय जी, यानी 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल के लिए टैक्स तय कर दिया, पर ये चला नहीं। ये 1777 में ही खत्म हो गया। तो उसके बाद 1777 में ही एक वर्षीय बंदोबस्त ले आए। इसमें हर साल भू राजस्व की दर तय होती थी। मतलब हर साल नया हिसाब किताब। जी, और ये व्यवस्था 1789-90 तक चलती रही। पर ये सब शुरुआती कोशिशें थी। अंग्रेज चाहते थे कि कोई स्थायी समाधान मिले, जिससे उनकी जो आय है वो निश्चित हो सके। और यही से उन 3 प्रमुख व्यवस्थाओं की नींव पड़ी जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और तो महलवाड़ी। अंग्रेजों ने ये जो 3 मुख्य व्यवस्थाएं अपनाई, चलिए एक नजर में इनके जो मुख्य अंतर हैं वो देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, इसके जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये 1793 में लागू हुई। फिर आई रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसके जनक थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को माना जाता है। जी। और तीसरी थी महलवाड़ी बंदोबस्त, जिसके जनक थे हॉल्ट मैकेंजी। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये व्यवस्थाएं भारत के कितने हिस्से पर लागू थी, क्योंकि ये हर जगह एक जैसी नहीं थी। सही बात है। तो जो स्थायी बंदोबस्त थी वो ब्रिटिश भारत के लगभग 19% हिस्से पर थी। 19%। हाँ, मुख्य क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का बनारस वाला इलाका और उत्तरी कर्नाटक। अच्छा, और रैयतवाड़ी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे बड़े हिस्से पर थी, मतलब करीब 51% जमीन पर। आधे से भी ज्यादा? जी, इसमें बम्बई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल जैसे बड़े इलाके शामिल थे। और बची हुई जमीन पर महलवाड़ी? हाँ, ये बचे हुए 30% हिस्से पर लागू थी। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र आते थे। लगान वसूलने का जो तरीका था वो भी तो तीनों में अलग अलग था, है ना? हाँ, वही तो सबसे बड़ा अंतर था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त में सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। और जमीन का मालिक भी जमींदारी होता था। बिल्कुल, जमीन का मालिक जमींदार। फिर आई रैयतवाड़ी। अब रैयत का मतलब है किसान, तो इसमें जमींदार को हटा दिया गया। मतलब कोई बिचौलिया नहीं? कोई नहीं, लगान सीधे किसान से वसूला जाता था और यहाँ जमीन का मालिक भी किसान ही था। और महलवाड़ी? महलवाड़ी में पूरे गांव पर, जिसे महाल कहते थे, उस पर टैक्स लगता था और लगान वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी गई। चलिए अब स्थायी बंदोबस्त को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। जैसा हमने बात की 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे स्थायी कर दिया था। हाँ, मतलब हमेशा के लिए फिक्स। और इसमें भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया, किसानों को नहीं। यहाँ तक कि जमींदारी का अधिकार भी वंशानुगत था, मतलब जमींदार का बेटा ही अगला जमींदार बनता था। सही कहा। और इसमें जो टैक्स का बंटवारा था वो बहुत दिलचस्प था। वो कैसे? कुल वसूली का 1011 हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था और सिर्फ 1/11 हिस्सा जमींदार को। सिर्फ इतना कम? मतलब अगर जमींदार ने 11 बोरी अनाज वसूला तो 10 बोरी अंग्रेजों को देनी पड़ती थी और बस 1 बोरी वो खुद रखता था। अच्छा, और इसी व्यवस्था में एक सूर्यास्त कानून भी था, मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल, सूर्यास्त कानून। इसका मतलब था कि अगर कोई जमींदार एक तय तारीख के सूर्यास्त तक लगान जमा नहीं कर पाता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। तो इसका किसानों पर क्या असर पड़ा? जाहिर है अच्छा तो नहीं पड़ा होगा। बहुत बुरा। किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ। जमींदार अंग्रेजों की तय सीमा से भी कई ज्यादा कर वसूलते थे। और अगर कोई किसान कर ना दे पाए तो उससे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, जमीन छीन ली जाती थी। हालांकि अंग्रेजों को इससे फायदा हुआ, उन्हें एक निश्चित आय मिलने लगी और जमींदार वर्ग उनका एक वफादार समर्थक बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। जी। इसमें बिचौलिया यानी जमींदार खत्म हो गया, किसान को ही भूमि का मालिक माना गया और वो सीधे सरकार को कर देता था। हाँ, इसके जनक थॉमस मुनरो थे। इसे सबसे पहले 1792 में एक छोटे से इलाके में लागू किया गया था, लेकिन फिर 1820 में इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया। तो क्या यहाँ कर की दरें स्थायी थी? नहीं, यही तो इसमें एक बड़ी बात थी। कर की दरें स्थायी नहीं थी। वो उपज के 33% से लेकर 50% तक होती थी, लेकिन असल में अंग्रेज अक्सर आधे से भी ज्यादा कर वसूल लेते थे। तो इस व्यवस्था का एक और असर हुआ होगा? बिल्कुल, इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ये हुआ कि इसने साहूकारों को जन्म दिया। अच्छा, वो कैसे? इतना भारी टैक्स चुकाने के लिए किसान क्या करता? वो साहूकारों से कर्ज लेता था और अपनी जमीन गिरवी रख देता था। तो मतलब किसान एक तरह से जमींदारों के चंगुल में निकलकर साहूकारों के चंगुल में फंस गया। बिल्कुल सही, बस शोषक का चेहरा बदल गया। और आखिर में है महलवाड़ी व्यवस्था। महल का मतलब तो गांव ही होता है। जी, गांव या जागीर। इसकी जो अवधारणा है वो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने दी और 1822 में इसे कानूनी रूप से शुरू किया गया। इसमें टैक्स किसी एक किसान पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर एक साथ लगाया जाता था। बिल्कुल, गांव का मुखिया सभी किसानों से कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को देता था। क्या इसमें किसानों को जमीन का मालिक माना गया? हाँ, इसमें भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और वो अपनी जमीन बेच या गिरवी रख सकते थे। तो इसमें कर की दर क्या थी? शुरुआत में तो ये बहुत ही ज्यादा थी, उपज का 66%। 66%? हाँ, बहुत ज्यादा थी। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने इसे घटाकर 50% कर दिया। और इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि गांव के मुखिया भी धीरे धीरे जमींदारों की तरह ही व्यवहार करने लगे और किसानों का शोषण शुरू हो गया और इस व्यवस्था ने भी साहूकारों को बढ़ावा दिया। मतलब नतीजा लगभग एक जैसा ही रहा। हाँ, नतीजा वही, किसान की बर्बादी। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्लासी और बक्सर जीत चुकी थी, वो तो एक तरह से राजनीतिक शक्ति बन गई थी। हाँ बिल्कुल, बाहर से तो ये लगता था, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। अलग थी? कैसे? देखिए 1768 आते आते कंपनी की वित्तीय हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो दिवालिया होने वाली थी। दिवालिया? लेकिन क्यों? और हालत ये थी कि उन्हें ब्रिटिश सरकार से ही कर्ज मांगना पड़ गया। अच्छा, तो मतलब बाहर से पावरफुल, अंदर से खोखली। पर ये हुआ कैसे? इसके कह सकते हैं कि 3 मुख्य कारण थे। पहला, 1769 में बंगाल में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ओके। दूसरा, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का भारी खर्चा। और तीसरा जो शायद सबसे बड़ा कारण था वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार? मतलब कंपनी के अधिकारी, हाँ, वो निजी व्यापार कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे और कंपनी कंगाल हो रही थी। तो जब कंपनी ने सरकार से कर्ज मांगा तब सरकार को मौका मिल गया। बिल्कुल, उन्होंने लगाम कसने के लिए ये एक्ट पास किया। तो इस एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? सबसे पहला कदम क्या था? सबसे बड़ा बदलाव था सत्ता का केंद्रीकरण। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस बदलाव के साथ ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का क्या हुआ? वो भी बंगाल
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई, मतलब अब वो स्वतंत्र नहीं थी। तो सत्ता का केंद्रीकरण यहाँ से शुरू हुआ, पर गवर्नर जनरल की मदद के लिए भी तो कुछ था। हाँ, उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला परिषद के बहुमत के आधार पर ही लेना होता था। ओहो, मतलब अगर परिषद के 3 सदस्य उनके खिलाफ हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। इस एक्ट का एक और बड़ा लैंडमार्क था न्याय व्यवस्था में बदलाव। जी। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। और साथ ही कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और उपहार या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसका सबसे बड़ा योगदान क्या मानते हैं? इस एक्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अलग कर दिया? वो कैसे? देखिए, व्यापारिक मामले तो पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहे, ठीक है, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए एक नई संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 सदस्य होते थे। अच्छा, तो एक तरह से ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार बन गई। बिल्कुल। अब कंपनी का राजनीतिक कंट्रोल सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। इससे गवर्नर जनरल की शक्तियों पर क्या असर पड़ा? क्या वो अब भी परिषद के सामने लाचार थे? नहीं, अब नहीं। उनकी शक्ति काफी बढ़ा दी गई। परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इससे क्या हुआ? इससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी हुई और उन्हें वीटो पावर भी मिल गई। मतलब अब वो परिषद के फैसले को रद्द कर सकते थे। हाँ। इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश दावे को और मजबूत किया है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। हाँ। मतलब अब नकाब उतर चुका था। हाँ, इस एक्ट ने कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1813 पर। इसने तो कंपनी के व्यापार पर बहुत गहरा असर डाला। जी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। हाँ, दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। क्या ये एकाधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया था? पूरी तरह से नहीं, कंपनी को 2 मामलों में छूट दी गई थी। वो क्या थे? एक तो भारत के साथ चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। इन पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के कुछ सामाजिक और शैक्षिक प्रावधान भी तो थे। हाँ, 2 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल गई। और दूसरी भारतीयों की शिक्षा और साहित्य के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए उस समय के हिसाब से ये भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। रकम छोटी थी, पर इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। ये पहली बार था कि सरकार ने शिक्षा को अपनी जिम्मेदारी माना। तो अब 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसने कंपनी की भूमिका को लगता है पूरी तरह बदल दिया। सही कहा आपने। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। चाय और चीन वाला भी, जिसका काम सिर्फ ब्रिटिश क्राउन की तरफ से शासन करना था। और प्रशासन में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो क्या था? प्रशासन का केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल? और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका मतलब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की शक्तियां उनसे उनके कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गई। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून सिर्फ गवर्नर जनरल ही बना सकते थे। कानून व्यवस्था को लेकर भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। हाँ, सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए, मतलब कोडिफाई करने के लिए एक भारतीय विधि आयोग बनाया गया, इंडियन लॉ कमीशन, और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। और अब इस श्रृंखला का अंतिम एक्ट चार्टर एक्ट 1853। जी, इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी लेजिस्लेटिव और कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कामों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, मतलब कानून बनाने का काम अलग और उसे लागू करने का काम अलग। कंपनी के निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी कुछ बदलाव हुए। हाँ, उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ओके। और इनमें से 6 सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। मतलब अब कंपनी के अंदर भी सरकार के लोग बैठ गए। बिल्कुल। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जिसका प्रभाव आज तक है, सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत। ओपन कॉम्पिटिशन। हाँ, इस कदम ने अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया। सैद्धांतिक रूप से तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से, लेकिन असल में परीक्षा इतनी मुश्किल थी और लंदन में होती थी कि किसी भारतीय के लिए उसे पास करना लगभग नामुमकिन था। तो दरवाजा खोला पर बहुत छोटा सा। हाँ, कह सकते हैं। इसका असली मकसद तो एक ऐसी वफादार अंग्रेजीदान नौकरशाही तैयार करना था जो ब्रिटिश राज की मशीनरी को चला सके। अब अगला चैप्टर देखते हैं, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारत के इतिहास में लॉर्ड डलहौजी का नाम साम्राज्य विस्तार की जिद के लिए जाना जाता है और आज हम उसकी सबसे विवादित नीति की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये तो एक ऐसा हथियार था जिसने रातों रात राजाओं को उनकी गद्दी से बेदखल कर दिया और भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया तो उसके इरादे बिल्कुल साफ थे, ज्यादा से ज्यादा विस्तार। हाँ, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसका सबसे क्या कहते हैं कारगर औजार बना। इसे व्यापक का सिद्धांत या चूक का सिद्धांत भी कहते हैं। चूक का सिद्धांत मतलब अगर आपसे चूक हो गई, हाँ, कि आपका कोई जैविक वारिस नहीं है तो आपकी रियासत लैप्स हो जाएगी यानी खत्म। तो इस नीति की बुनियाद को समझने के लिए हमें उस समय की रियासतों को देखना होगा, है ना? अंग्रेजों ने उन्हें कैसे बांट रखा था। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। उस समय भारत में मोटे तौर पर 3 तरह की रियासतें थी। 3 तरह की? जी, पहली थी स्वतंत्र राज्य। ये वो रियासतें थी जो अंग्रेजों के नियंत्रण से पूरी तरह आजाद थी। ठीक है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट। दूसरी कैटेगरी थी आश्रित राज्यों की। ये वो राज्य थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी और अब उनके संरक्षण में थे। अच्छा, तो ये पहले मुगल सम्राट या पेशवा को कर देते थे और अब ब्रिटिश सरकार को देते थे। एक तरह से मालिक बदल गया था। और तीसरी कैटेगरी थी अधीनस्थ राज्यों की। ये वो थे जिन्हें या तो ब्रिटिश कंपनी ने खुद बनाया था या फिर किसी जंग में जीतकर पूरी तरह अपने अधीन कर लिया था। समझ गए। तो ये हड़प नीति जाहिर है स्वतंत्र राज्यों पर तो लागू नहीं हो सकती थी। बिल्कुल नहीं, अंग्रेज सिर्फ वहीं अपने नियम चला सकते थे जहां उनका थोड़ा भी दखल था। तो मतलब निशाना सिर्फ आश्रित और अधीनस्थ राज्य थे, सिर्फ और सिर्फ वही। चलिए अब इस नीति के उस प्रावधान पर आते हैं जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। वो नियम क्या था जिसके तहत रियासतें लैप्स हो रही थी? नियम सुनने में तो बहुत सीधा था। वो ये था कि अगर किसी शासक का अपना यानी जैविक पुत्र नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। ये तो भारतीय परंपरा पर सीधा हमला था। यहाँ तो गोद लेने की प्रथा सदियों पुरानी थी। बिल्कुल। और नियम ये भी था कि ऐसे शासक की मृत्यु के बाद उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और गोद लिए हुए बेटे का क्या? उसे राजा की व्यक्तिगत संपत्ति तो मिल सकती थी लेकिन उसकी गद्दी उसका राजपाट नहीं। और क्या आश्रित और अधीनस्थ राज्यों के लिए इसमें कुछ अंतर था? हाँ, थोड़ा सा था। जो आश्रित राज्य थे वहां राजा को बच्चा गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। और वो अनुमति देते थे? ये पूरी तरह उनकी मर्जी थी। वो हाँ भी कह सकते थे और ना भी। ज्यादातर मामलों में तो नहीं कहते थे। और अधीनस्थ राज्यों में वहां तो शायद ये दिखावा भी नहीं था। वहां तो कोई सवाल जवाब ही नहीं था। अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो आपकी रियासत गई, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। तो कौन कौन सी बड़ी रियासतें इस जाल का शिकार हुई? ये लिस्ट तो काफी लंबी होगी। हाँ, और परीक्षाओं के लिए इसका जो क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत हुई 1848 में सतारा से। ये इस नीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार था। सतारा मराठा साम्राज्य की एक बहुत प्रतिष्ठित गद्दी। तो इसे निशाना बनाना एक तरह से एक संदेश देना था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संदेश कि कोई भी रियासत अब सुरक्षित नहीं है। सतारा के बाद 1849 में 2 राज्य एक साथ आए, बुंदेलखंड में जयपुर और उड़ीसा में संबलपुर। अच्छा, एक ही साल में 2। हाँ, फिर
1850 में बखाट जो आज हिमाचल में है, और 1852 में 1852 में उदयपुर, ये मध्य प्रदेश वाला उदयपुर है। ठीक है, लेकिन इन सब में झांसी का मामला शायद सब ज्यादा मशहूर है ना। हाँ, क्योंकि झांसी की कहानी में विरोध है और एक रानी का असाधारण नेतृत्व भी। 1853 में जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया। बिल्कुल, उन्होंने दलील दी कि झांसी एक आश्रित राज्य है और गोद लेने की अनुमति नहीं है। ये तो सरासर धोखा था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध तो किया ही होगा। जोरदार विरोध किया। उन्होंने दलीलें दी, पुरानी संधियों का हवाला दिया, लंदन तक अर्जी भेजी, लेकिन डलहौजी सुनने को तैयार ही नहीं था। और 1853 में झांसी का विलय कर लिया गया। हाँ, और यहीं से वो चिंगारी भड़की जो आगे चलकर 1857 में एक आग बन गई। झांसी के बाद अगला बड़ा निशाना कौन था? अगला बड़ा निशाना था नागपुर, 1854 में। नागपुर तो उस समय एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण रियासत थी। बहुत बड़ी। वहाँ के शासक राघोजी भोसले की भी बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने न सिर्फ राज्य हड़पा बल्कि शाही खजाने को भी नीलाम कर दिया। हाँ, यहाँ तक कि रानियों के जेवर तक बेच दिए गए। ये इस नीति की क्रूरता की इंतहा थी। लेकिन क्या हर बार डलहौजी की मनमानी चली? कोई ऐसा भी मामला था जहाँ उसे पीछे हटना पड़ा हो? एक बहुत दिलचस्प मामला है करौली का, जो राजस्थान में है। 1855 में डलहौजी ने इसे भी हड़प लिया, लेकिन इस बार लंदन में बैठी कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको लेकर रद्द कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने अपने ही गवर्नर जनरल के फैसले को क्यों पलटा? उनका तर्क था कि करौली एक संरक्षित राज्य था, आश्रित या अधीनस्थ नहीं, और उस पर ये नीति इस तरह लागू नहीं की जा सकती। अच्छा, तो ये एक अपवाद था। हाँ, एक बहुत दुर्लभ अपवाद। और इस पूरी लिस्ट में सबसे आखिर में 1856 में अवध का नाम आता है। लेकिन अवध का मामला तो इन सबसे बिल्कुल अलग था, है ना? अवध का मामला सबसे दिलचस्प और सबसे विवादित है। यहाँ डलहौजी ने अपना ही नियम तोड़ दिया। कैसे? हड़प नीति का बहाना यहाँ काम नहीं आ रहा था, क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी थे। तो फिर अवध को कैसे हड़पा गया? अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो सकता था तो उन्होंने क्या बहाना बनाया? उसने एक नया हथियार निकाला, कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप मतलब? अंग्रेजों ने कहा कि नवाब वाजिद अली शाह ठीक से शासन नहीं कर पा रहे हैं, प्रजा दुखी है और इसलिए प्रजा की भलाई के लिए वो अवध का शासन अपने हाथों में ले रहे हैं। ये तो हद ही हो गई। मतलब अगर एक नियम काम न करे तो दूसरा बना लो। लक्ष्य सिर्फ एक ही था, रियासत पर कब्जा करना, निश्चित रूप से। और इस नीति का जो नतीजा होना था वही हुआ। इसने भारतीय शासकों में भारी असंतोष, गुस्सा और डर पैदा कर दिया। हर किसी को डर लगने लगा कि अगला नंबर उसका हो सकता है। हाँ, और यही असंतोष और अविश्वास आगे चलकर 1857 की क्रांति के सबसे बड़े कारणों में से एक बना। झांसी की रानी, नाना साहब, ये सब इसी नीति से सीधे तौर पर पीड़ित थे। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह जब भड़का तो इन सभी शासकों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जब क्रांति के बाद 1858 में भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, तब अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि भारतीय शासकों को नाराज करके भारत पर राज करना मुश्किल है। हाँ, और इसीलिए भारतीय शासकों का विश्वास जीतने के लिए 1859 में इस हड़प नीति को आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो एक तरह से उन्होंने मान लिया कि ये नीति एक बड़ी राजनीतिक भूल थी। बिल्कुल, एक ऐसी भूल जिसकी कीमत उन्हें 1857 की क्रांति के रूप में चुकानी पड़ी। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, 1857 की क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। हाँ, तो सबसे पहले कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। और प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। बिल्कुल, और भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ये नाम तो बहुत ही जरूरी है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, और इस विद्रोह की पूरी योजना कहाँ बनी थी? ये कानपुर के पास बिठूर में तैयार की गई थी। इसमें मुख्य रूप से नाना साहब और उनके सलाहकार अजीमुल्लाह खान शामिल थे। और विद्रोह का एक प्रतीक चिन्ह भी था, है ना? हाँ, कमल का फूल और रोटी। और विद्रोहियों ने झंडे के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल आता है कि ये विद्रोह असल में था क्या? मतलब इसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं। बहुत ज्यादा। ब्रिटिश इतिहासकार तो इसे बस एक सैनिक विद्रोह या कुछ लोग इसे मुस्लिम षड्यंत्र कहकर छोटा कर देते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकारों का नजरिया अलग है। हाँ, ज्यादातर भारतीय इतिहासकार जैसे वीडी सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो क्या हम इसे पूरी तरह से एक राष्ट्रीय आंदोलन मान सकते हैं? देखिए, ये थोड़ा जटिल है। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि सभी लोग एक राष्ट्रीय भावना से नहीं जुड़े थे। मतलब सबके अपने कारण थे। बिल्कुल, लेकिन इसे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण जरूर माना जा सकता है, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही था, किसी भी तरह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। चलिए, तो अब इन कारणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत राजनीतिक कारणों से करते हैं। सबसे पहला तो मुगल सम्राट का अपमान था। बहादुर शाह जफर के अधिकार लगभग खत्म कर दिए गए थे। और इसके अलावा 1856 में अवध के साथ जो हुआ। हाँ, नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और उनका पूरा राज्य हड़प लिया। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, उसे तो भूल ही नहीं सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। और इसी नीति के तहत सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। एक और बड़ा कारण था नाना साहब की पेंशन बंद कर देना। बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे उनके सम्मान पर हमला था। ये तो हुए राजनीतिक कारण, अब आते हैं आर्थिक कारणों पर। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां वो बहुत ही शोषणकारी थी। किसानों पर भारी लगान लगाया जाता था। और इन नीतियों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देश में अकाल और महामारी जैसे हालात पैदा हो गए। लाखों लोगों की मौत हुई। और सामाजिक और धार्मिक कारण भी कुछ कम नहीं थे। वो तो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाले थे। अंग्रेज भारतीयों का नस्ली अपमान करते थे, खुद को श्रेष्ठ समझते थे। और उनका एक मकसद भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। हाँ, और इसी के लिए वो 1850 में लेक्स लॉ की कानून लेकर आए। अच्छा, ये क्या था? इसके अनुसार अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब धर्म परिवर्तन के लिए का लालच। बिल्कुल, इससे लोगों को लगा कि ये सिर्फ हमारी जमीन नहीं, हमारा धर्म भी छीनना चाहते हैं। और फिर आते हैं सैनिक कारण, जो शायद सबसे तात्कालिक वजह बने। हाँ, सेना में भारतीय सैनिकों के साथ वेतन और पदोन्नति में बहुत भेदभाव होता था। और 1854 में वो डाकघर अधिनियम भी तो आया था। हाँ, जिससे सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई। इससे वो अपने परिवारों से और कट गए, उनका गुस्सा और बढ़ गया। और इन सब पर वो आखिरी चिंगारी, तत्कालिक कारण, वो नई एनफील्ड राइफल। हाँ, सेना में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल लाई गई। और समस्या राइफल में नहीं, उसके कारतूस में थी। बिल्कुल, अफवाह ये फैली कि इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इसने तो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। और नस यहीं से विद्रोह की आग भड़क उठी। तो इन चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहला विरोध कहाँ हुआ? सबसे पहले बंगाल के दमदम में हुआ। इसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने। हाँ, मंगल पांडे ने तो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। और फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि मामला दब जाएगा, पर इस घटना ने तो आग में घी का काम किया। बिल्कुल, और इसके ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 मेरठ छावनी में सभी भारतीय सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया, हथियार लूटे और दिल्ली चलो का नारा लगाकर दिल्ली की ओर बढ़ चले। हाँ, विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन ये कब्जा ज्यादा दिन नहीं चला। कब तक? सितंबर 1857 तक। अंग्रेज अधिकारी हडसन ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। तो दिल्ली के बाद ये विद्रोह और कहाँ फैला? लखनऊ में एक बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, लेकिन बाद में अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। और बेगम हजरत महल वो नेपाल चली गई। कानपुर में तो नाना साहब थे। हाँ, नेतृत्व नाना साहब का था, लेकिन सैन्य कमान तात्या टोपे के हाथों में थी। तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सही। यहाँ
यहाँ भी कैंपेल ने ही विद्रोह को दबाया और तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। और झांसी झांसी की कहानी तो हर कोई जानता है। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेज जनरल यूरोस से लड़ते हुए ग्वालियर में वीर गति प्राप्त की। बिहार के जगदीशपुर से भी एक बहुत बड़ा नाम आता है। बाबू कुंवर सिंह 80 साल के जमींदार थे, पर उन्होंने गजब की वीरता दिखाई। इसके अलावा इलाहाबाद और फैजाबाद में भी तो नेता थे। हाँ, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने जिहाद का नारा दिया था ना? जी, अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा, इस विद्रोह के बारे में कुछ प्रसिद्ध कथन भी हैं। जैसे लॉरेंस और सीले ने इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह का, और टी.आर. होम्स ने, उन्होंने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध बताया। एक बहुत ही पक्षपाती बयान। जबकि वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और एक कथन जनरल यूरोस का भी है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था, यहाँ सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एक मार्द है। ये उनकी वीरता का सबसे बड़ा सम्मान था, वो भी दुश्मन के मुंह से। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहला कारण था विद्रोह का सीमित स्वरूप। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत इससे लगभग अछूता रहा। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण था कुछ देसी राजाओं और जमींदारों की गद्दारी। उन्होंने विद्रोहियों का नहीं, अंग्रेजों का साथ दिया। एक संगठित नेतृत्व की भी कमी थी शायद। संगठित नेतृत्व का पूरा अभाव था। सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, कोई एक राष्ट्रीय नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। और विद्रोहियों के उद्देश्य भी शायद अलग अलग थे। सही पकड़ा। नाना साहब को अपनी पेंशन चाहिए थी, तो रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के लिए राज्य चाहती थी। एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की कमी थी। संसाधनों की कमी भी तो रही होगी। बहुत ज्यादा। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे। और अंत में अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। हाँ, उनका संगठन और रणनीति हमसे कहीं बेहतर थी, जिसके कारण वो एक एक करके सभी विद्रोहों को दबाने में कामयाब रहे। तो भले ही विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा निकला। सबसे बड़ा परिणाम वो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। बिल्कुल, यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और विद्रोह का एक झंडा गीत भी था, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना अजीमुल्ला खान ने की थी। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, जनजातीय आंदोलन। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले का जो समय था, उसमें आदिवासी समुदाय वो जंगलों और अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक तरह से शांति से रहते थे। उनका एक अपना इकोसिस्टम था। बिल्कुल। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उनकी औद्योगिक क्रांति की जो जरूरतें थी, उसके लिए उन्होंने बहुत शोषणकारी नीतियां अपनाई। और इसका सीधा असर आदिवासियों के जीवन पर पड़ा होगा। हाँ, उनके अपने जो कानून थे, उनका रहन सहन था, सब में हस्तक्षेप होने लगा। और शायद इसी हस्तक्षेप के कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में हमें ये जनजातीय विद्रोह देखने को मिलते हैं। सही कहा। और इन विद्रोहों से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं, वो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह से शुरू करते हैं। हाँ, सन्यासी विद्रोह ये 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। और इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा था? इसका मुख्य क्षेत्र था बंगाल और बिहार। अच्छा, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसे सन्यासियों ने किया होगा। हाँ, ये शंकराचार्य के अनुयायी थे। लेकिन विद्रोह का जो सबसे बड़ा कारण था, वो था तीर्थ यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था और इसी वजह से ये विद्रोह भड़का। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी जुड़ा है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास। बिल्कुल, आनंद मठ जो 1882 में आया था, उसमें इसी विद्रोह का उल्लेख है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सही। और इस विद्रोह को दबाया किसने था? इसे दबाने का काम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, पर इसे पूरी तरह से दबाने में मतलब 1820 तक का समय लग गया। चलिए अब अगला देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह ये हुआ 1779 में। और इसका नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने। उन्हें आदि विद्रोही का दर्जा भी मिला हुआ है। अच्छा, तिलका मांझी, इनके बारे में एक बहुत खास घटना भी है। हाँ, उन्होंने भागलपुर के जो कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड, उनको 1784 में तीर धनुष से घायल कर दिया था। और उसी से उसकी मृत्यु हो गई थी। जी, उसी से उसकी मृत्यु हो गई। और इसी वजह से 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं चुआड़ विद्रोह। ये 1769 से 1805 तक चला। देखिए, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहते थे, मतलब एक तरह से नीची नजर से देखते थे। अच्छा, तो ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। हाँ, और ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का काम करते थे, जिन्हें पाइक कहा जाता था। और वेतन के बदले में उन्हें वो जमीन मिलती थी। सही, उन्हें पाइका नाम की जमीन मिलती थी। तो विद्रोह की वजह क्या थी? वजह ये थी कि अंग्रेजों ने इनकी वो जमीनें छीन ली और तो और बाहर से पुलिस लाकर नियुक्त कर दी। मतलब उनकी पूरी व्यवस्था ही खत्म कर दी। बिल्कुल। और इसी वजह से ये विद्रोह भड़क गया। इसके जो मुख्य नेता थे, वो थे दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी शिरोमणि। इस विद्रोह का एक प्रसिद्ध नारा भी था। हाँ, बहुत प्रसिद्ध नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। चलिए अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह ये 1813 से 1831 तक चला। और ये क्या था, कोई संप्रदाय था? हाँ, ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। लेकिन विद्रोह का नेतृत्व तो किसी और ने किया था, है ना? हाँ, विद्रोह का नेतृत्व किया करम शाह के बेटे टीपू ने। और ये विद्रोह असल में जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था। ठीक है, अब भील विद्रोह पर आते हैं। ये 1818 में हुआ। भील विद्रोह को ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पहले जनजातीय प्रतिरोधों में से एक माना जाता है। यहाँ क्या कारण था? 1818 में एक संधि हुई। उसके बाद अंग्रेज भील क्षेत्र के असली मालिक बन गए और उन्होंने आदिवासियों को मतलब भीलों को वन उत्पादों के उपयोग से ही वंचित कर दिया। अच्छा, मतलब उनके अपने ही जंगल के संसाधनों पर रोक लगा दी। जी, और इसी से विद्रोह हुआ। अगला है फराजी विद्रोह। ये काफी लंबा चला, 1820 से 1858 तक। हाँ, फराजी लोग असल में शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए एक संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये आंदोलन भी बंगाल में ही हुआ था। हाँ, बंगाल में ही। इसके प्रमुख नेता थे दादू मीर। दादू मीर का एक बहुत प्रसिद्ध नारा भी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह पर, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32। और कोल जनजाति ये छोटा नागपुर क्षेत्र की है, मतलब आज का झारखंड। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ भी कारण वही था, अंग्रेजों ने गैर आदिवासी साहूकारों और जमींदारों को इस क्षेत्र में लाकर बसा दिया और आदिवासियों को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी। सही। इस विद्रोह के एक प्रमुख नेता का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बुद्धू भगत, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1830 से 1833 के बीच ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियों खासकर असम क्षेत्र में हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या था? इसका कारण ये था कि ब्रिटिश लोग वो स्थानीय जनजातियों से जबरन सड़क निर्माण का काम करवा रहे थे। अच्छा, जबरदस्ती मजदूरी। हाँ, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। ठीक है, अब बात करते हैं कूका विद्रोह की। कूका विद्रोह ये पंजाब में 1840 से 1872 तक चला। ये शुरुआत में तो एक धार्मिक आंदोलन था, है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में धार्मिक था, जो बाद में राजनीतिक हो गया। और ये कूका कौन थे? सिखों के जो नामधारी संप्रदाय के लोग थे, वो कूका कहलाते थे। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की भगत जवाहरमल, जिन्हें श्याम साहब भी कहते हैं। उनके शिष्य थे बालक सिंह और राम सिंह। लेकिन 1872 में इसके एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया। हाँ, उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद आंदोलन कमजोर पड़ गया। अगला विद्रोह है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 तक ओडिशा में। और इसके नेता थे चक्र बिसोई। यहाँ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यहाँ दो मुख्य कारण थे। एक तो मारिया प्रथा थी, मतलब एक तरह की बलिदान की प्रथा, जिसे अंग्रेज दबाना चाहते थे। और दूसरा हमेशा की तरह नए करों का लगाया जाना। अब आते हैं एक और बहुत बड़े विद्रोह पर, संथाल विद्रोह 1855 से 56। हाँ, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था दोनों के ही खिलाफ था। ये मुख्य रूप से झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। जी, राजमहल और भागलपुर के बीच का जो क्षेत्र है, उसे दामन कोह के नाम से जाना जाता था। और वहीं पर संथलों ने कब्जा कर लिया था। हाँ, इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव।
इनमें भी सिद्धू और कान्हू का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, बिल्कुल, ये 1895 से 1901 तक झारखंड में चला। इस विद्रोह को एक और नाम से भी जाना जाता है ना? हाँ, इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं और इसके सर्वप्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति में वो सामूहिक खेती का प्रचलन था। हाँ, जिसे खुटकट्टी कहा जाता था। और जब जमींदारों ने इस व्यवस्था पर कब्जा किया तो विद्रोह शुरू हुआ। बिल्कुल। बिरसा मुंडा को तो एक चमत्कारी नेता के रूप में देखा जाता था। हाँ, लोग उन्हें भगवान मानते थे। उनके नेतृत्व में 1900 में विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से दबा दिया और बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची की जेल में डाल दिया गया। हाँ, जहाँ कुछ समय बाद हैजा से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मतलब इसमें कुछ संदेह है। हाँ, क्योंकि लोगों का मानना था कि उन्हें जेल में जहर देकर मारा गया था, क्योंकि उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे थे। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, किसान आंदोलन। हाँ, बिल्कुल, उन पर नजर डालेंगे जो कृषि नीतियों में सुधार के लिए किए गए थे। इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से 1900 ईस्वी से पहले जो अकाल पड़े और जो अंग्रेजी सरकार की कृषि के प्रति उदासीनता थी, शायद वहां से हुई। किसानों की हालत लगातार बिगड़ रही थी। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन आंदोलनों के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण थे। 3 कारण? जी, पहला तो था किसानों पर सीधा अत्याचार, मतलब बहुत ज्यादा लगान और वो मनमानी वसूली। अच्छा। दूसरा, ब्रिटिश नीतियों की वजह से जो हमारे पारंपरिक भारतीय उद्योग थे वो खत्म हो रहे थे, तो सारा बोझ किसानों पर आ गया। और तीसरा ये कि अंग्रेजी सरकार की नीतियां हमेशा ही जमींदार और साहूकारों के पक्ष में होती थी, किसानों के हक में कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले किस आंदोलन की बात करें? शुरुआत करते हैं नील विद्रोह से। हाँ, नील विद्रोह जो 1859 से 1860 तक चला, ये बंगाल के किसानों ने किया था, है ना? यूरोपीय बागान मालिकों ने खाद्य फसलों की जगह नील उगाने पर मजबूर कर रहे थे। हाँ, मजबूर कर रहे थे और किसानों के मना करने के पीछे बहुत ठोस वजह थी। जैसे कि एक तो ये कि नील की खेती के लिए उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे, मतलब लागत भी नहीं निकलती थी। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण ये था कि नील की खेती से जमीन की उपजाऊ शक्ति, मतलब फर्टिलिटी, वो एकदम खत्म हो जाती थी। अच्छा, मतलब जमीन बंजर हो जाती थी। हाँ, बिल्कुल बंजर, और ये तो उनके भविष्य पर सीधा हमला था। इस विद्रोह को आवाज देने में 2 नामों का जिक्र बहुत जरूरी है, जहां तक मैंने पढ़ा है। एक, हरिश्चंद्र मुखर्जी का अखबार द हिंदू पैट्रियट। बिल्कुल, उन्होंने किसानों की दुर्दशा के बारे में लगातार लिखा। और दूसरा, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण। ये 1860 में आया था और इसने तो मतलब एक बड़ी बहस ही खड़ी कर दी थी। हाँ, उस नाटक ने पूरे देश को हिला दिया था और जमीनी स्तर पर इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास कर रहे थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सरकार ने कुछ किया? हाँ, सरकार को झुकना पड़ा, उन्हें एक नील आयोग बनाना पड़ा और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी हुआ। क्या आदेश था? आदेश था कि अब से किसी भी किसान को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। तो ये तो हुई नील विद्रोह की बात। अगला आंदोलन कौन सा है? अगला है पावना आंदोलन, जो 1870 के दशक में पूर्वी बंगाल में हुआ। पावना? हाँ, अच्छा, यहाँ क्या समस्या थी? यहाँ जमींदार किसानों से बहुत बड़ा चढ़ाकर लगान और टैक्स जबरदस्ती वसूलते थे। तो इसके जवाब में किसानों ने क्या किया? इसके जवाब में मई 1873 में पावना जिले के यूसुफशाही परगना में कृषक संघ की स्थापना हुई। कृषक संघ? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन ज्यादातर हिंसक नहीं था, ये एक कानूनी लड़ाई थी। अच्छा, ये तो अलग बात है। बिल्कुल, इसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय ने किया और उन्हें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे बुद्धिजीवियों का भी पूरा समर्थन मिला। और इसका नतीजा, क्या सरकार ने कोई कदम उठाया? सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिससे किसानों को काफी राहत मिली। तो बंगाल में ही एक और बड़े आंदोलन की बात करते हैं, तेभागा आंदोलन। ये 1946-47 के आसपास हुआ। हाँ, तेभागा आंदोलन, यह आंदोलन बटाईदारों का था। बटाईदार यानी वो किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। बिल्कुल, और यह आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था। यहाँ मांगे बहुत सीधी और स्पष्ट थी। क्या मांगे थी? पहली मांग थी कि फसल में जमींदार का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए। ओह, मतलब 2/3 हिस्सा बटाईदार का और 1/3 जमींदार का, इसीलिए इसका नाम तेभागा पड़ा, 3 भाग। एकदम सही। और दूसरी मांग भी बहुत जरूरी थी। वो क्या थी? दूसरी मांग ये थी कि फसल कटने के बाद अनाज पहले बटाईदार के गोदाम में रखा जाएगा, जमींदार के नहीं। ये व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव था। सही बात है। अब बंगाल से निकलकर महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। दक्कन विद्रोह 1875। हाँ, दक्कन विद्रोह, ये पूना और अहमदनगर जैसे इलाकों में फैला था। इसका मुख्य कारण था रैयतमाड़ी व्यवस्था के तहत भारी टैक्स। और शायद टैक्स में अचानक बढ़ोतरी भी हुई थी। हाँ, 1867 में भू राजस्व में अचानक 50% की वृद्धि कर दी गई थी। ये बहुत ज्यादा था। यहाँ किसानों के विरोध का तरीका भी काफी अनूठा था। बहुत अनूठा था। 1874 में उन्होंने साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। सामाजिक बहिष्कार मतलब नाइयों, धोबियों और मोचियों तक ने उनकी सेवा करने से मना कर दिया। किसी भी तरह का सामाजिक संपर्क बंद कर दिया। बाद में शायद ये आंदोलन हिंसक भी हो गया था। हाँ, बाद में ये हिंसक हो गया और साहूकारों के घरों पर हमले हुए। और इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पास करना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन की, चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार। इसे तिनकठिया विद्रोह भी कहते हैं। हाँ, तिनकठिया का मतलब था कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अनिवार्य मतलब करनी ही पड़ेगी। हाँ, हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील उगाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं था। और यहीं पर महात्मा गांधी की भूमिका सामने आती है। 1917 में वे चंपारण पहुंचे। हाँ, और पहुंचते ही जिलाधिकारी ने उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया, जिसे गांधी जी ने मानने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर क्या हुआ? परिणाम स्वरूप सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति बनाई, जिसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। और फिर चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित हुआ। बिल्कुल, और इस अधिनियम ने किसानों को इस तिनकठिया व्यवस्था से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अगले ही साल 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में एक और सत्याग्रह हुआ। हाँ, खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार भू राजस्व को माफ करने को तैयार नहीं थी। इस आंदोलन का नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और गांधी जी ने उनका समर्थन किया। जी हाँ, गांधी जी ने किसानों को सलाह दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे कोई राजस्व ना दें। और अंत में सरकार को झुकना ही पड़ा। हाँ, अंत में सरकार को झुकना पड़ा। अब आते हैं 1928 के बारडोली सत्याग्रह पर। ये भी गुजरात में ही हुआ था। हाँ, बारडोली। यहाँ सरकार ने भू राजस्व में सीधे 30% की वृद्धि कर दी थी। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यहाँ भी नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। और एक रोचक तथ्य यह है कि इसी आंदोलन के दौरान बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अच्छा, सरदार की उपाधि उन्हें बारडोली में मिली थी। जी हाँ। तो इसका नतीजा क्या हुआ? क्या सरकार ने ये वृद्धि वापस ली? एक जांच समिति बनी जिसने इस वृद्धि को गलत ठहराया और इसे घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया गया। 30% से सीधे 6% पर। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत थी। चलिए अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। 1921 केरल का मालाबार तट, इसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। हाँ, ये मुस्लिम काश्तकारों, जिन्हें मोपला कहा जाता था, उनके द्वारा किया गया था। उनकी शिकायतें थी उच्च किराया और दमनकारी कर। और यहाँ ज्यादातर जमींदार हिंदू थे ना? जी हाँ, और इस आंदोलन के मुख्य नेता थे अली मुस्लियार। लेकिन यह आंदोलन बहुत जटिल है। जटिल कैसे? अलग अलग इतिहासकार इसे अलग अलग नजर से देखते हैं। कुछ इसे सांप्रदायिक विद्रोह कहते हैं, तो कुछ इसे अंग्रेजी सरकार या हिंदू जमींदारों के खिलाफ किसान आंदोलन मानते हैं। तो असल में क्या हुआ था? देखिए, ये आंदोलन खिलाफत आंदोलन में शामिल तो हुआ, लेकिन जल्द ही इसने हिंसक और सांप्रदायिक रूप ले लिया। अच्छा। और इसी वजह से इसे असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया गया। दिसंबर 1921 तक इसे पूरी तरह से दबा दिया गया। और अब आखिर में बात करते हैं एक आंदोलन की। ये 1921 में अवध क्षेत्र में हुआ। हाँ, इसे एकता आंदोलन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था बहुत
बहुत ज्यादा गिराया, मतलब आसपास के क्षेत्रों से 50% तक अधिक। और इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। हाँ, मदारी पासी ने, लेकिन उनके नेतृत्व में आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर नहीं चला, वो हिंसक हो गया। और इसी वजह से इसका राष्ट्रीयवादी वर्ग से संपर्क टूट गया। बिल्कुल, और फिर ये आंदोलन 1922 तक धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जी। 19वीं सदी में आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। बिल्कुल, और इसने मतलब भारतीयों को एक तरह से आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर कर दिया। और इसके पीछे कुछ खास कारण रहे होंगे, मतलब अचानक से तो ये हुआ नहीं होगा। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला तो था भारत की अपनी सामाजिक और धार्मिक स्थिति। कैसी थी उस वक्त स्थिति? बहुत खराब। समाज आप कह सकती हैं अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, कठोर जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियां, ये सब बहुत आम था। और महिलाओं की स्थिति तो शायद और भी बुरी थी। बहुत ज्यादा। सती प्रथा, कन्यावध, विधवाओं की दुर्दशा, अशिक्षा, ये सब समाज का हिस्सा बन चुका था। तो ये तो पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 का जो अधिनियम आया, उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की पूरी अनुमति मिल गई। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण होने लगा। इससे हिंदू समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें चिंता होने लगी। अच्छा, एक तरह का डिफेंसिव रिएक्शन था ये। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव, जिससे एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। एग्जैक्टली। खासतौर पर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में ये लोग तर्क और विज्ञान की बातें करने लगे थे। और इन्हीं सब कारणों के चलते राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान सुधारक सामने आए। जी, राजा राममोहन रॉय। बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व तो राजा राममोहन रॉय ने ही किया था, इसीलिए उन्हें मतलब कई नामों से जाना जाता है। भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता भी कहा जाता है। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में। और उनकी शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि वो कई भाषाएं जानते थे। हाँ, ये कमाल की बात थी। वो पटना गए फारसी और अरबी सीखने। वहाँ उन्होंने कुरान पढ़ी और प्लेटो और अरस्तू की रचनाओं का भी अध्ययन किया। और संस्कृत के लिए? उसके लिए वो बनारस गए, वहाँ वेद और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था ना? जी, 1803 से 1814 तक वो एक निजी दीवान के रूप में काम करते थे। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हाँ, 1814 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कलकत्ता चले गए और वहाँ जाकर मतलब अपना पूरा जीवन सामाजिक और धार्मिक सुधारों को समर्पित कर दिया। उनका पहला ग्रंथ कौन सा था? उनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में था, तोहफत उल मुवाहिदीन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एकेश्वरवादियों को उपहार। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। हाँ, 1825 में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे ख्याल से ब्रह्म समाज की स्थापना थी। बिल्कुल। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका सीधा उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था सती प्रथा का अंत। जी, सरकार पर लगातार दबाव बनाने के बाद 1829 में सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने पत्रकारिता का भी इस्तेमाल किया था अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। हाँ, उन्होंने 3 पत्रिकाएं भी निकाली। एक थी ब्रह्मवादी पत्रिका 1821 में, और बाकी 2? दूसरी थी संवाद कौमुदी जो एक बंगाली साप्ताहिक थी, और तीसरी मिरात उल अखबार, ये फारसी में एक साप्ताहिक थी। एक और दिलचस्प बात है, वो इंग्लैंड भी गए थे। हाँ, 1830 में वो उस समय के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से जुड़ी कुछ शिकायतें लेकर इंग्लैंड गए थे। और अकबर द्वितीय ने ही उन्हें राजा की उपाधि दी थी। सही कहा, अकबर द्वितीय ने ही उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन वो वापस नहीं आ पाए, है ना? नहीं, दुख की बात है कि 1833 में इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्म समाज, तो जैसे हमने बात की, राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। जी, ये समाज मतलब पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि के सख्त खिलाफ था। तो फिर इसमें होता क्या था? इसमें प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन पर जोर दिया जाता था और ये सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। इसे आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन भी कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन आगे चलकर 1866 में ब्रह्म समाज 2 हिस्सों में बढ़ गया। अच्छा, ये क्यों हुआ? विचारों में मतभेद के कारण। और यहाँ से परीक्षा में बहुत प्रश्न बनते हैं, ब्रह्म समाज की जो अलग अलग शाखाएं थी उनके संस्थापक कौन थे? तो मूल ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राममोहन राय ही थे। बिल्कुल। फिर जो पहला विभाजन हुआ उसके बाद आदि ब्रह्म समाज बना, जिसके प्रमुख थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और दूसरी शाखा? दूसरी थी भारतीय ब्रह्म समाज, जिसे केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया। क्या इसके बाद भी कोई विभाजन हुआ? हाँ, एक और हुआ, साधारण ब्रह्म समाज बना, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और उनके सहयोगियों ने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में। और उनका असली नाम तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। जी हाँ, विद्यासागर तो उनकी उपाधि थी। ये उपाधि उन्हें क्यों मिली थी? 1839 में संस्कृत और दर्शन में उनकी जो असाधारण निपुणता थी उसके लिए उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। और वो बहुत ही कम उम्र में एक बड़े पद पर पहुंच गए थे। हाँ, सिर्फ 21 साल की उम्र में वे फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख बन गए थे। समाज सुधार में उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? उनका सबसे बड़ा योगदान था विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाना। और उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने एक लंबा अभियान चलाया, शास्त्रों का हवाला दिया और सरकार पर लगातार दबाव बनाया। और उन्हीं के प्रयासों से सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ कानून बनवाकर रुके नहीं, मतलब उन्होंने खुद आगे बढ़कर विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। 1856 से 60 के बीच उन्होंने खुद 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया था। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही साहसी कदम था। बहुत ज्यादा। वो स्त्री शिक्षा के भी बहुत बड़े समर्थक थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कई बालिका विद्यालय स्थापित किए। जी। बेथुन स्कूल के निरीक्षक के रूप में उन्होंने लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उनका निधन कब हुआ? 29 जुलाई 1891 को। उस समय वो 70 वर्ष के थे। तो चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, वो आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका असली नाम था मूलशंकर। अच्छा, मूलशंकर। हाँ, और उन्हें दयानंद सरस्वती नाम पूर्णानंद स्वामी ने दिया था। और जहां तक मुझे पता है उनके गुरु विरजानंद दंडीश, उनका मानना था कि हिंदू धर्म अपनी जड़ों से मतलब वेदों से भटक रहा है। एकदम से। और इसी विचार से प्रेरित होकर दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का आप कह सकते हैं एक तरह से वचन ले लिया। उनका पहला बड़ा कदम हमें 1863 में आगरा में दिखता है। वहां उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। पाखंड खंडनी पताका, इसका मतलब क्या था? इसका सीधा उद्देश्य था हिंदू समाज में जो भी कुरीतियां, जो पाखंड फैल गया था, उसे दूर करना। एक तरह का ऐलान था ये। और फिर इसी उद्देश्य को एक संगठित रूप देने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में बम्बई में। हाँ, लेकिन 2 साल बाद 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। और उनका प्रसिद्ध नारा तो हम सब जानते हैं, वेदों की तरफ लौट चलो। बिल्कुल। उन्होंने छुआछूत, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था और बाल विवाह का भी पुरजोर विरोध किया। शायद इसीलिए उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। हाँ, ये उपाधि उन्हें इसलिए दी गई। और एक और महत्वपूर्ण बात, आर्य समाज भी ब्रह्म समाज की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है। अच्छा। और 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया। इसमें उनके सारे विचार संकलित हैं। आर्य समाज के सुधार कार्य। तो सुधार कार्यों में सबसे पहले आता है शुद्धि आंदोलन। हाँ, ये बहुत चर्चित रहा है। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने किसी दबाव या शायद लालच में आकर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया था। एक तरह की घर वापसी। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षा समिति का गठन किया। अच्छा,
और राष्ट्रभाषा को लेकर भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, है ना? बहुत बड़ा। आर्य समाज ही वो पहला संगठन था जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत की। कई लोग मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के बीज बोने का श्रेय काफी हद तक आर्य समाज को ही जाता है। और उनकी मृत्यु के बाद भी ये काम रुका नहीं, बिल्कुल। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल। 1886 में लाला हंसराज के प्रयासों से डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हुई। डीएवी स्कूल। जी, इन स्कूलों में भारतीय और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों की शिक्षा दी जाती थी, एक तरह का संतुलन। लेकिन एक और धारा भी तो थी जो इससे बिल्कुल अलग सोचती थी। हाँ, आप सही कह रही हैं। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। गुरुकुल। हाँ, और ये पूरी तरह से वैदिक शिक्षा पर आधारित था। इसमें पश्चिमी संस्कृति का कोई स्थान नहीं था। तो एक ही आंदोलन में शिक्षा को लेकर दो अलग अलग नजरिए, जी। रामकृष्ण मिशन जी। और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के पास की गई थी। और इसका उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य था वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और साथ ही भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार लाना, सेवा भाव मतलब। और स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। उनका जीवन भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। निश्चित रूप से उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था और उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और उनकी जयंती को आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। उनका नाम नरेंद्रनाथ से विवेकानंद कैसे पड़ा? ये हुआ 1893 में। खेतरी राज्य के महाराजा थे अजीत सिंह, उनके अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया। 1893? ये तो वही साल है जब वो शिकागो गए थे। हाँ बिल्कुल, उसी वर्ष वे अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जहां उनका भाषण एक तरह से ऐतिहासिक बन गया। हाँ, उनके भाषण के बाद तो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उन्हें साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। जी, मतलब भारत का तूफानी सन्यासी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तक कह दिया था। बिल्कुल, वे 19वीं सदी के रहस्यवादी संत रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और अपने गुरु के नाम पर ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अच्छा। इसके अलावा 1899 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की, जो बाद में उनका स्थायी निवास बन गया। यहाँ एक सवाल उठता है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन में क्या कोई अंतर है या ये एक ही है? इनमें एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, रामकृष्ण मठ का काम है योग्य सन्यासी तैयार करना जो धर्म प्रचार का आधार बने, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, जबकि रामकृष्ण मिशन समाज सेवा पर केंद्रित है, स्कूल चलाना, अस्पताल चलाना और किताबों के माध्यम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करना। तो एक साधना और दूसरा सेवा। एकदम सही। मालाबारी प्रस्ताव और शारदा एक्ट। तो सबसे पहले मालाबारी प्रस्ताव। ये बंबई के एक पारसी थे, बहराम जी मालाबारी। उन्होंने हिंदू कन्याओं के विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसे तय करवाने का प्रयास किया। 1884 में उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। और उसमें क्या प्रस्ताव था? उसमें विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष करने का प्रस्ताव था। 12 वर्ष? और क्या ये प्रस्ताव पारित हुआ? हाँ हुआ, लेकिन काफी बहस के बाद 1891 में ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट के रूप में पारित हो गया, जिससे लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। लेकिन जहां तक मुझे याद है बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। हाँ, उन्होंने किया था और ये बहुत दिलचस्प बहस है। उनका विरोध बाल विवाह से नहीं बल्कि इस बात से था कि एक विदेशी सरकार हमारे सामाजिक मामलों में कानून बना रही है। अच्छा, मतलब सुधार अंदर से आना चाहिए, बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए। जी, यही उनका तर्क था। और फिर इसके बाद आया शारदा एक्ट। वो क्या था? ये एक्ट 1929 में अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से बना। 1929 में? हाँ, और 1930 में लागू हुआ। इसे बाल विवाह निषेध कानून भी कहते हैं। और इसमें आयु सीमा क्या थी? इसके अनुसार विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो 12 से 14 ये एक बड़ा कदम था उस समय के हिसाब से। हाँ, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, मुस्लिम सुधार आंदोलन। चलिए अलीगढ़ आंदोलन से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब अलीगढ़ आंदोलन का नाम आता है तो एक ही शख्सियत का चेहरा सामने आता है और वो है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। जी, इस आंदोलन का मकसद सिर्फ धार्मिक सुधार तक ही नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा मकसद था मुस्लिम समाज को मॉडर्न एजुकेशन मतलब आधुनिक शिक्षा से जोड़ना। अच्छा। और साथ ही अंग्रेजों के साथ एक कामकाजी रिश्ता बनाना ताकि समाज की तरक्की हो सके। तो सर सैयद अहमद खान की सोच क्या थी? मेरा मतलब वे किस नतीजे पर पहुंचे थे, खासकर 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा मोड़ था। उनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में। जी, और 1857 की जो बगावत थी उस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक न्यायिक पद पर काम कर रही थी। अच्छा, तो उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा? सब कुछ। उन्होंने उस पूरे विद्रोह को और उसकी नाकामी को बहुत करीब से देखा और उस तबाही को देखकर वो 3 खास नतीजों पर पहुंची जिसने उनकी पूरी सोच को एक तरह से बदल कर रख दिया। और वो नतीजा क्या थे? मुझे लगता है कि वही इस पूरे आंदोलन की नींव है। बिल्कुल वही नींव है। पहला तो ये कि उन्होंने मान लिया कि अब अंग्रेजी हुकूमत एक हकीकत है और ताकत के दम पर उन्हें हराना मुमकिन नहीं है, तो उनका विरोध करने का कोई मतलब नहीं। एक व्यवहारिक सोच। बिल्कुल। दूसरा, उनका मानना था कि मुस्लिम समाज में अगर कोई सुधार लाना है तो वो अंग्रेजों के राज में ही मुमकिन है, उनसे लड़कर नहीं। और तीसरा, जो सबसे अहम था कि इस सुधार के लिए और सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बनाने के लिए मुस्लिम समाज को पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को अपनाना ही पड़ेगा। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। वो कह रहे थे कि क्रांति का रास्ता छोड़ो और सिस्टम के अंदर रहकर ही कौम की तरक्की हो सकती है। जी, ये उस दौर के लिए बहुत मतलब प्रैक्टिकल, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद सोच रही होगी। यकीनन विवादास्पद थी। कई लोग इसे अंग्रेजों से एक तरह का समझौता मान रहे थे, लेकिन सर सैयद को लगा कि यही एकमात्र रास्ता है और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए। जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद। जी, इसमें उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि ये बगावत आखिर हुई क्यों, ताकि भविष्य में ऐसी गलतफहमियां न हो। ये किताब एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। यानी विद्रोह के कारण। तो उन्होंने सिर्फ विचारों पर ही काम नहीं किया बल्कि संस्थाएं भी खड़ी की। हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। 1864 में उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी, इसका क्या काम था? इसका काम बहुत दिलचस्प था। अंग्रेजी की जो जरूरी किताबें थी, खासकर साइंस की किताबें, उनका उर्दू में अनुवाद करना। अच्छा। मकसद साफ था कि पश्चिमी ज्ञान आम मुसलमानों तक उनकी अपनी जुबान में पहुंचे। ये तो एक तरह से ज्ञान का पुल बनाने जैसा था। लेकिन अपने विचारों को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस जमाने में पत्रिकाएं एक बहुत बड़ा जरिया होती थी और उन्होंने उस जरिए का बखूबी इस्तेमाल किया। 1870 में उन्होंने पत्रिका शुरू की, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक मतलब, इसका मतलब है सभ्यता और नैतिकता। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पर जबरदस्त हमला किया और लोगों को मॉडर्न सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इन सब कोशिशों का जो सबसे बड़ा नतीजा था वो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना? उसकी कहानी क्या है? वो उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था और सबसे ठोस काम भी। इसकी शुरुआत हुई 1875 में, जब उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला। पहले एक स्कूल के तौर पर। जी, ये बस एक स्कूल था, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। वही स्कूल 1878 में कॉलेज बना। अच्छा। और आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की शक्ल में हमारे सामने आया। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये उनके पूरे आंदोलन का केंद्र बन गई। बिल्कुल। तो शिक्षा के मोर्चे पर तो पूरी तरह सक्रिय थे, लेकिन उनकी राजनीति को लेकर क्या सोच थी? जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उसे लेकर उनका क्या रवैया था? यहाँ पर उनकी सोच बहुत साफ थी और उतनी ही विवादित भी। उन्होंने कांग्रेस का जोरदार
विरोध किया। लेकिन क्यों? उस वक्त तो कांग्रेस पूरे देश की आवाज बनने की कोशिश कर रही थी। उनकी चिंता ये थी कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में जहां चुनाव संख्या के आधार पर होंगे, वहां मुस्लिम जो कि अल्पसंख्यक थे वो हाशिए पर रह जाएंगे। बिल्कुल, वो हमेशा हाशिए पर रह जाएंगे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस मुख्य रूप से हिंदुओं के हितों की बात करेगी। तो उनका कहना था कि पहले शिक्षा बाद में राजनीति। एग्जैक्टली, उनका मानना था कि पहले कौम को तालीम में मजबूत करो, राजनीति बाद में देखी जाएगी। तो अपने राजनीतिक विचार को आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कोई संगठन बनाया। हाँ, कांग्रेस के विरोध में उन्होंने 1888 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अच्छा। इसका सीधा मकसद था कांग्रेस के राजनीतिक प्रभाव को काटना। और उसी साल 1888 में ही उन्हें अंग्रेजों से एक बड़ा सम्मान भी मिला था, है ना? जी, अंग्रेजों से उनकी नजदीकी और उनकी सेवाओं का ही नतीजा था कि उसी साल उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। और तभी से वो सर सैयद अहमद खान कहलाए। जी, हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि उन्होंने एक वक्त पे कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं। इससे पता चलता है कि वो समाज को जोड़कर देखना चाहते थे, लेकिन उनके राजनीतिक विचार अलग थे। बिल्कुल, 1898 में अलीगढ़ में उनका निधन हो गया। तो सर सैयद का रास्ता था अंग्रेजों के साथ सहयोग और पश्चिमी शिक्षा, लेकिन क्या सब इसी रास्ते से सहमत थे? जाहिर है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसी दौर में एक और आंदोलन उभरा जिसका तरीका बिल्कुल अलग था, अहमदिया आंदोलन। बिल्कुल अलग। इस आंदोलन को शुरू किया मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद। जी, उन्होंने 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नाम की जगह से इसे शुरू किया। कादियान से। हाँ, ये आंदोलन भी मतलब उदारवादी सिद्धांतों पर था और पश्चिमी शिक्षा का विरोधी नहीं था, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत अलग थी। उन्होंने अपने विचार अपनी किताब बराहीन ए अहमदिया में लिखे हैं। और वो बुनियाद क्या थी? मैंने सुना है कि इसमें कुछ बहुत ही असाधारण दावे किए गए थे। असाधारण से भी बढ़कर मिर्जा गुलाम अहमद ने जो दावे किए वो उस वक्त के लिए बहुत चौंकाने वाले थे। क्या दावे थे? उन्होंने खुद को एक पैगंबर बताया। पैगंबर? जी, और इतना ही नहीं, 1891 में उन्होंने खुद को मसीहुल मऊद घोषित कर दिया। मसीहुल मौत मतलब वो मसीहा जिसका इंतजार किया जा रहा है। हाँ, वही। एक मिनट, पैगंबर और मसीहा ये तो दो अलग अलग धर्मों की सबसे बड़ी उपाधियां हैं। बात यहीं खत्म हो गई और भी कुछ था? नहीं, बात यही नहीं रुकी। 1904 में 1904 में। जी, 1904 में उन्होंने एक और बड़ा दावा किया और खुद को श्री कृष्ण का अवतार भी घोषित कर दिया। क्या पैगंबर, मसीहा और कृष्ण का अवतार एक ही व्यक्ति में? जी हाँ। ये तो तीन अलग अलग धार्मिक परंपराओं का एक बहुत ही अनोखा संगम है। इस दावे के पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की सोच एक तरह से सार्वभौमिकता की थी। वो शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती थी जो इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू धर्म तीनों को अपील करे। हाँ, तीनों के अनुयायियों को अपनी तरफ खींच सके। वो हिंदुओं से कहती थी कि कृष्ण का अवतार आ गया है और मुसलमानों और ईसाइयों से कि मसीहा आ गया है। ये उस दौर में चल रही धार्मिक बहसों और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश का नतीजा था। इसी वजह से ये आंदोलन बहुत विवादास्पद भी रहा। ठीक है, तो हमारे पास एक रास्ता है अंग्रेजों के साथ व्यवहारिक सहयोग का, यानी अलीगढ़। दूसरा रास्ता है एक नई तरह की आध्यात्मिक पहचान बनाने का, यानी अहमदिया। अब आते हैं तीसरे बड़े आंदोलन पर, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग एक विपरीत ध्रुव पर खड़ा था, देवबंद आंदोलन। बिल्कुल, देवबंद आंदोलन को आप अलीगढ़ आंदोलन की एक प्रतिक्रिया के तौर पर देख सकती हैं। एक रिएक्शन। हाँ, जहां अलीगढ़ पश्चिम की ओर देखो कह रहा था, वहीं देवबंद अपनी जड़ों की ओर लौटो का नारा दे रहा था। अच्छा। इस आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने की थी। उन्होंने देवबंद यानी सहारनपुर में एक स्कूल की स्थापना की। और इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत क्या थी जो इसे अलीगढ़ से एकदम अलग करती थी? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति पर पूरी तरह से पाबंदी थी। पूरी तरह से? जी, पूरी तरह से वर्जित थी। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति मुसलमानों को उनके धर्म से दूर कर रही है। तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान यानी उलेमा तैयार करना, जो कौम का धार्मिक मार्गदर्शन कर सके। तो अगर वे पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहे थे तो उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे? कौम की तरक्की का उनका रास्ता क्या था? उनके दो बिल्कुल साफ उद्देश्य थे। पहला, मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। कुरान और हदीस? जी, हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद की कही बातें और उनके काम। उनका मानना था कि मुसलमानों की सारी समस्याओं का हल कुरान और हदीस में है, किसी पश्चिमी विचारधारा में नहीं। ये कुछ स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो नारे जैसा लगता है, बस संदर्भ अलग है। आप कह सकते हैं। और उनका दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य पूरी तरह से राजनीतिक था। वो था ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना को जिंदा रखना। जिहाद? हाँ, यहाँ जिहाद का मतलब एक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष से था। अगर सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति पर चल रहे थे तो देवबंद आंदोलन ठीक उसके उलट था। बिल्कुल, वो अंग्रेजों को विदेशी शासक मानते थे और उन्हें देश से बाहर निकालने के पक्षधर थे। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर वो अंग्रेजों के इतने खिलाफ थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर उनका क्या नजरिया था? क्या वो भी सर सैयद की तरह कांग्रेस के विरोधी थे? नहीं, और यहीं पर इन दोनों आंदोलनों के बीच का सबसे बड़ा राजनीतिक अंतर सामने आता है। अच्छा। अलीगढ़ आंदोलन के ठीक उलट देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। वो कांग्रेस के विरोधी नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया? जी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन किया। उनके लिए अंग्रेज एक साझा दुश्मन थे और उस दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाले किसी भी संगठन का वे साथ देने को तैयार थे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि एक ही कौम के सामने उस वक्त तीन अलग अलग रास्ते रखे जा रहे थे और तीनों की अपनी अपनी दलीलें थी। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। जी, तो सबसे पहला संगठन है आत्मीय सभा। जी, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 1814 में कलकत्ता में। 1814 में? जी, लेकिन एक संगठन के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये 1815 में स्थापित हुआ। अच्छा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना। एकेश्वरवादी मतलब एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर देना। और इसका एक और बड़ा मकसद था जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना। बिल्कुल। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक भी राजा राममोहन राय ही थे। हाँ, इसकी स्थापना अगस्त 1828 में हुई थी। वैसे पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसे ब्रह्म समाज कर दिया गया। अच्छा, पहले ब्रह्म सभा था। जी। इस समाज ने मतलब बहुदेववाद यानी कई देवताओं की पूजा, हाँ, और छवि पूजा मतलब मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था, इन सब की कड़ी निंदा की। जी, इन सबका कड़ा विरोध किया। परमहंस मंडली, इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। हाँ, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी 1849-50 के दौरान। महाराष्ट्र में? जी, ये मंडली मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में विश्वास रखती थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। एक खास बात थी कि इनकी सभाओं में, हाँ, वो भोजन वाली बात, वही कि निम्न जाति के लोगों के हाथ से बना हुआ भोजन ही सभी सदस्य एक साथ खाते थे। बिल्कुल। और ये मंडली भी एक ही ईश्वर में विश्वास करती थी, वेद समाज। इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू थे। जी, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास यानी कि आज की चेन्नई में की गई थी। अच्छा, तो ये दक्षिण भारत में था। हाँ, और ये समाज जो था वो पूरी तरह से ब्रह्मा समाज के आदर्शों से ही प्रेरित था। मतलब ब्रह्म समाज का ही प्रभाव था इस पर। बिल्कुल। प्रार्थना समाज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में हुई थी। बम्बई में? जी, और इस पर ब्रह्म समाज के साथ साथ आर्य समाज का भी गहरा प्रभाव था। अच्छा, और इसका मुख्य उद्देश्य
क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना। आर्य समाज, इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। हाँ, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी। ये एक ईश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन था, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा को पूरी तरह से अस्वीकार करता था। और उनका मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। जी। उनका एक प्रसिद्ध नारा भी था, वेदों की ओर वापस लौटो। बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये स्थापना हुई थी 1897 में। 1897 जी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। और इस मिशन का नाम जहां तक मुझे याद है स्वामी विवेकानंद के गुरु संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के नाम पर, थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना मैडम एचपी ब्लोवात्स्की और कर्नल एस ओलकार्ट ने की थी। जी, लेकिन इसकी स्थापना भारत के बाहर हुई थी, न्यूयॉर्क में 1875 में। अच्छा, तो ये भारत में शुरू नहीं हुआ? नहीं, बाद में इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भारत शिफ्ट कर लिया था, मद्रास के पास अडियार में। और भारत में इस आंदोलन को एनी बेसेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। हाँ, एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। जी। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 में। हाँ, और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। सही। तो इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अलग अलग जातियों और धर्मों के भारतीयों को कल्याणकारी कामों के लिए एकजुट करना और उन्हें प्रशिक्षित करना। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। जी, इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को हुई थी। और इसका मूल नाम तत्वरंजनी सभा था, है ना? हाँ बिल्कुल, यह सभा कलकत्ता से शुरू हुई थी और एक तरह से ब्रह्म समाज का ही एक समूह थी। अच्छा। इसका उद्देश्य था वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना। सत्य शोधक समाज, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। और इसका प्राथमिक ध्यान वो महाराष्ट्र में दलित, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है कांग्रेस अधिवेशन। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की कहानी में उतर रहे हैं। ये सिर्फ तारीखों और अध्यक्षों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे 28 दिसंबर 1885 को मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुई एक संस्था भारत की आजादी की सबसे बड़ी आवाज बन गई। और इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। सोचिए, उस पहली मीटिंग में सिर्फ 72 लोग थे। आज के जमाने में तो ये एक छोटी सी ऑफिस मीटिंग लगेगी। हाँ, सही कहा। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे जो दिमाग था वो एक अंग्रेज का था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। एओ ह्यूम। हाँ, एओ ह्यूम। और उस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, उनकी भी इसमें एक तरह से मौन सहमति थी। अच्छा। इसके पीछे का आइडिया बड़ा दिलचस्प था, जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। सेफ्टी वॉल्व मतलब अंग्रेजों को डर था कि 1857 जैसी क्रांति फिर से न हो जाए। तो ह्यूम ने सोचा कि अगर भारतीयों को अपनी भड़ास निकालने के लिए एक मंच दे दिया जाए तो वो छोटे मोटे विद्रोह करने की बजाय साल में एक बार मिलकर अपनी बात कहेंगे और मामला शांत रहेगा। यानी अंग्रेजों ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन ये दाव तो पूरी तरह उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व बनाया जो आगे चलकर प्रेशर कुकर बन गया और उन्हीं के राज को उड़ा ले गया। वैसे इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, है ना? बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। और जैसी कांग्रेस बनी, उस पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई जो उस समय की सोच को दिखाती है। खुद वाइसरॉय डफरिन ने इसे मजाक में कहा था। क्या कहा था? ये तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, मतलब कुछ गिने चुने लोगों की पार्टी। और दूसरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। हाँ, और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने तो तंज कसा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो सीधा हमला था कांग्रेस के साल में एक बार होने वाले अधिवेशनों पर। बिल्कुल। ये टिप्पणियां दिखाती हैं कि शुरू में कोई भी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहा था। जिन्ना ने इसे स्वर्ण हिंदुओं की फाशिस्टी कांग्रेस कहकर एक अलग ही रंग दे दिया। और अरविंदो घोष ने तो भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस इन सब आलोचनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। अब बात करते हैं पहले 4 अधिवेशनों की, क्योंकि उनमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। बिल्कुल। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक हिंदू। अगले ही साल 1886 में अधिवेशन कलकत्ता पहुंचा और अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे। और ये पैटर्न आगे भी जारी रहा। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में, और यहाँ अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे जॉर्ज यूल, जो पहले अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं। ये तो एक सोचा समझा प्लान लगता है। हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, और जगह भी देखिए, मुंबई पश्चिम में, कलकत्ता पूर्व में, मद्रास दक्षिण में और इलाहाबाद उत्तर में। सही पकड़ा। मतलब कांग्रेस पहले दिन से ये चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि हम किसी एक धर्म, एक जाति या एक इलाके की पार्टी नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक संदेश था। कांग्रेस ने अपनी नींव में ही विविधता में एकता का बीज बो दिया था। वो ये साबित करना चाहते थे कि ये संस्था सही मायनों में राष्ट्रीय है। तो कांग्रेस ने अपनी अखिल भारतीय पहचान तो बना ली, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही वैचारिक मंथन शुरू हो रहा था। और इस मंथन के 2 सबसे बड़े पल भी कलकत्ता में ही देखने को मिले। हाँ, जहाँ भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण गीत पहली बार गूंजे। पहला मौका कब आया? पहला मौका आया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया गया, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया। सही कहा। और दूसरा ऐतिहासिक पल आया 1911 में, फिर से कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, और यहाँ पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जनगणमन गाया गया, जो आज हमारा राष्ट्रगान है। एक सवाल मन में आता है, कलकत्ता ही क्यों? क्या कोई खास वजह थी कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन वहीं हुए? इसकी एक बड़ी वजह थी कि उस समय कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी था। वो राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ज्यादातर बड़ी गतिविधियां वहीं होती थी। 5, 6 और 7 ये 3 साल कांग्रेस के लिए बहुत तूफानी रहे। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई 1905 के वाराणसी अधिवेशन से, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी साल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। हाँ, जिसने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की गई और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। यहीं से कांग्रेस का रुख थोड़ा आक्रामक होना शुरू हुआ। और ये आक्रामकता अगले ही साल 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और बढ़ गई। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस समय के स्वराज का मतलब पूरी आजादी नहीं था। अच्छा, तो क्या था? उस समय स्वराज का मतलब था स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस, जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। मतलब हम अपने देश को खुद चलाएंगे, लेकिन रहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही। ओके, तो पूरी आजादी का विचार अभी दूर था। हाँ, दूर था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, और इसी छलांग ने पार्टी के अंदर की दरार को और चौड़ा कर दिया। और वो दरार आखिर में 1907 के सूरत अधिवेशन में टूट ही गई। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच का मतभेद लड़ाई में बदल गया। नरम दल, जिसमें गोखले जैसे नेता थे, वो याचिकाओं में विश्वास रखते थे। और गरम दल? वहीं गरम दल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, मतलब लाल बाल पाल। उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। तो अधिवेशन में लड़ाई हो गई। हाँ, कहते हैं कि माहौल इतना बिगड़ गया था कि किसी ने जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता को जाकर लगा। इसके बाद तो पूरा पंडाल जंग का मैदान बन गया और कांग्रेस 2 टुकड़ों में बढ़ गई। लेकिन एक परिवार अगर एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा हो तो ज्यादा दिन अलग नहीं रह सकता। ये दोनों दल फिर से एक हुए, है ना? 2 साल बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार।
इस अधिवेशन में दो बड़ी बातें हुई। क्या क्या? एक, नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए, और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। अच्छा, इसी दौर में कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही थी और हमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मिली। जी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। कौन सा? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बिल्कुल सही, ये अंतर याद रखना महत्वपूर्ण है। मतलब पहली महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं थी, एनी बेसेंट आइलैंड से थी, है ना? हाँ, और उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अब आते हैं उस अधिवेशन पर जो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से इतिहास में अमर हो गया। 1924 कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। बिल्कुल, ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। लेकिन सवाल यह है कि गांधी जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी हस्ती थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता क्यों की? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है। गांधी जी जानते थे कि उनकी असली ताकत कांग्रेस के अध्यक्ष पद में नहीं, बल्कि देश की जनता के बीच उनकी नैतिक पकड़ में है। वो खुद को पार्टी की रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर रखना चाहते थे ताकि वो एक मार्गदर्शक बने रहे। अध्यक्ष बनकर वो पार्टी के ढांचे में बन जाते, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक बार ये जिम्मेदारी निभाई। गांधी जी के बाद कांग्रेस की कमान युवा पीढ़ी के हाथों में आने लगी और 1929 का लाहौर अधिवेशन इसका सबसे बड़ा सबूत है। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह अधिवेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ। यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूरी तरह से बदल दिया। कैसे? 1906 के स्वराज से आगे बढ़कर अब पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब चाहिए थी पूरी स्वतंत्रता। और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सही कहा। और फिर 1931 का कराची अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब आजाद भारत कैसा होगा, उसके नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, इसकी नींव यहीं रखी गई। बिल्कुल, और कांग्रेस अब शहरों से निकलकर गांव तक भी पहुंच रही थी। इसका प्रतीक था 1937 का फैसपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिर से नेहरू जी ने की। और ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। ये दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस सिर्फ पढ़े लिखे शहरी लोगों की नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों की भी पार्टी है। अब उस दौर की बात करते हैं जब कांग्रेस के अंदर एक और बड़ा वैचारिक टकराव हुआ। इस बार केंद्र में थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। वो कांग्रेस की समाजवादी और युवा सोच का चेहरा थे। लेकिन असली ड्रामा तो अगले साल हुआ। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया, जिन्हें गांधी जी का पूरा समर्थन हासिल था। और नतीजा? सब हैरान रह गए जब बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी, गांधी जी के उम्मीदवार को हरा देना। पार्टी के अंदर इसका क्या असर होगा? इसका बहुत गहरा असर हुआ। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने, जो गांधी जी के समर्थक थे, इस्तीफा दे दिया। तो बोस के लिए काम करना मुश्किल हो गया होगा। नामुमकिन हो गया। आखिर में गांधी जी के सम्मान में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वो फिर अगले 6 सालों तक अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के कारण कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। तो वो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। जी, और आजादी के ठीक पहले 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी ही थे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। हाँ। कुछ और छोटे छोटे लेकिन मजेदार तथ्य भी हैं, जैसे वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अध्यक्षता ने सिर्फ भाषण दिया था। वो थी कादम्बिनी गांगुली, जो भारत की पहली महिला स्नातकों में से एक थी। उन्होंने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया था। अच्छा। और स्वतंत्रता के बाद 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और ये भी एक रोचक तथ्य है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति दोनों ही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बिल्कुल। और एक आखिरी जानकारी, जब 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, बंगाल के गवर्नर। शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव से करते हैं। इसका तो 2 कार्यकाल था, है ना? पहला 1757 से 1760 और फिर दूसरा 1765 से 1767 तक। हाँ बिल्कुल। और इनसे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं वो ये कि एक तो ये बंगाल का पहला गवर्नर बना जी। और दूसरा 1765 में इसने अवध के नवाब शुजादौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। अच्छा, और इसी के समय बंगाल में वो द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल, 1765 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद भी तो कुछ गवर्नर आए थे, जैसे हेनरी वैनस्टिचार्ट या हैरी वेरेल्स्ट, लेकिन वो शायद परीक्षा के लिए उतने जरूरी नहीं है। उतने महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से क्लाइव हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसमें सबसे पहला नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। कार्यकाल था 1772 से 1785। जी, और इनके समय में जो सबसे बड़ी घटना हुई वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा। और इसी एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओह, तो इसका मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और पहला गवर्नर जनरल भी। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और इसने आते ही बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जो क्लाइव ने शुरू किया था। हाँ वही। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय हुई। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ था ना? 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में पहला मदरसा खोला और फिर 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय पारित हुआ। जी। अगला नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, 1786 से 1793 तक। कॉर्नवालिस को मतलब 2 प्रमुख चीजों का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा और सिविल सेवा। हाँ। पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा यानी प्रशासनिक सेवा का जनक। और वो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति वो भी 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति इसी ने लागू की। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। वेलेस्ली से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उनमें सबसे पहले तो 1798 की सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, और ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। और एक और दिलचस्प बात है कि लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। जी, वो खुद को यही कहता था। भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ पद फिर से बदल गया और इसमें पहला नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। कार्यकाल था 1828 से 1835। हाँ, और इनके समय आया 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बिल्कुल। और इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? मुझे लगता है सती प्रथा का अंत सबसे ऊपर आता है। निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया, ये बहुत बड़ा काम था। और ठगी प्रथा का भी अंत किया था। हाँ, कर्नल स्लीमन की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का पूरी तरह अंत कर दिया। और एक और चीज, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। इसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ का कार्यकाल तो बस 1 साल का ही था, लेकिन उन्हें किस लिए याद किया जाता है? उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था। 1 साल में बहुत बड़ा काम था। और लॉर्ड एलन बोरो के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य, लॉर्ड एलन बोरो ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल ये रहे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इनसे जुड़े कई बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि भारत में रेलवे का जनक। जी, पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच चली। और शिक्षा से जुड़ा वुड्स डिस्पैच भी था। हाँ, 1854 में वुड्स डिस्पैच को लागू किया और उसी साल 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी शुरू हुआ। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसी ने बनाया। हाँ,
और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था? सबसे पहले 1848 में 17 राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक है, भारत के वाइसराय यहाँ पद एक बार फिर बदल गया। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा, है ना? जी बिल्कुल। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। तो लॉर्ड कैनिंग के समय की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी? सबसे बड़ी घटना तो खुद 1857 की क्रांति थी, जो इन्हीं के समय हुई। हाँ, ये तो है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और एक और बड़ा काम ये किया कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया। और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना भी करवाई। जी। अगला नाम है लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872। इनसे जुड़ा सबसे जरूरी तथ्य क्या है? लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। अच्छा। और एक और बात, इनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान ही अंडमान में कर दी गई थी। ओ हाँ। इसके बाद लॉर्ड लिटन कार्यकाल 1876 से 1880। लिटन ने मार्च 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। बहुत कठोर प्रतिबंध लग गए थे। हाँ, सिर्फ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर। तो फिर इनके बाद आए लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इन्होंने शायद उस एक्ट को खत्म कर दिया था। हाँ बिल्कुल। रिपन के समय के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें एक तो ये कि 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जो आज तक चल रही है। जी। और 1882 में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। और वो इल्बर्ट बिल। हाँ, 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेज अपराधियों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 1888। इनसे जुड़ा सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हाँ, इन्हीं के समय 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन राइट। 1899 से 1905। कर्जन के समय की दो प्रमुख घटनाएं हैं। एक तो 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना और दूसरी बंगाल का विभाजन। हाँ, 1905 में बंगाल का विभाजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। फिर आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हाँ। 1905 से 1910 तक। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल में। जी। अगला नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916। इनके कार्यकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अच्छा, जो कर्जन ने किया था। हाँ, और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा हुई और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। ये तो एक बहुत ही घटनापूर्ण कार्यकाल लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ। जी। और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई। लॉर्ड रीडिंग के समय की एक मुख्य घटना 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, वो लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। इसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1921। इनके समय में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका बहुत विरोध हुआ था। हाँ। और 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिर आए लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इनके समय दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूर्ण समझौता भी हुआ। और लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1943। इनका कार्यकाल तो वाइसराय के तौर पर सबसे लंबा था। हाँ, सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। इनके समय में प्रथम आम चुनाव 1936-37 में कराया गया। और क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। जी, 1942 में। चलिए अब हम बिल्कुल अंत की तरफ आ गए हैं। अंतिम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड माउंटबैटन 1947 से 1948। ये भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इन्हीं के समय 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जी। और अंत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये थे भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। जी बिल्कुल। इनके बाद ये पद समाप्त हो गया। तो चलिए अब अगला चक्र देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर समझना हो तो इसे आमतौर पर 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है ना। जी हाँ बिल्कुल, ताकि इसे समझने में आसानी हो। पहला है उदारवादी चरण, मतलब नरमपंथी विचारधारा का दौर, जो 1885 से 1905 तक था। अच्छा। इसके बाद आता है उग्रवादी चरण या गर्मपंथी विचारधारा का दौर, 1905 से 1919 तक। और फिर सबसे अहम 1919 से 1947 तक का गांधीवादी चरण। तो आज हम पहले चरण पर फोकस करते हैं, मतलब उदारवादी चरण पर। इन नेताओं की जो मुख्य विचारधारा थी वो क्या थी? देखिए, उदारवादी नेताओं का अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, मतलब उनके सेंस ऑफ जस्टिस में बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि अगर संवैधानिक तरीकों से कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी मांगे रखी जाए तो वो मानी जाएंगी। वो अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे। और उनके काम करने का तरीका कैसा था, मतलब वो अपनी बात रखते कैसे थे? उनकी कार्यप्रणाली को एक बहुत ही दिलचस्प नाम से जाना जाता है, 3P। हाँ, प्रेयर यानी प्रार्थना, पिटिशन यानी याचिका और प्रोटेस्ट मतलब अहिंसक विरोध। अच्छा। उनका पूरा यकीन था कि याचिकाओं, प्रस्तावों और बैठकों के माध्यम से अगर जनता की मांगे अंग्रेजों के सामने रखी जाए तो न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर इन दोनों विचारधाराओं, उदारवादी और उग्रवादी के जो प्रमुख नेता थे, उनमें क्या अंतर था? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि हम उग्रवादी यानी गरम दल के नेताओं के नाम याद रख लें, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम है। अच्छा, ये सही तरीका है। जी, इनमें मुख्य रूप से 4 नाम आते हैं, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। और चौथे? इनके अलावा चौथे प्रमुख नेता थे अरविंद घोष। तो अगर ये 4 नाम याद है तो समझिए कि बाकी जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब उदारवादी खेमे के थे। और इनकी सोच में सिर्फ तरीकों का ही अंतर था या मकसद भी अलग था? नहीं, अंतर बहुत बुनियादी था। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के तहत ही सुधार चाहते थे, मतलब अंग्रेजों के राज में ही ज्यादा अधिकार। बिल्कुल, जबकि उग्रवादी नेता स्वराज चाहते थे, मतलब पूरी तरह से आजादी। उदारवादी संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे और उग्रवादी जन आंदोलन, बहिष्कार और स्वदेशी पर जोर देते थे। एक और बड़ा अंतर ये था कि उदारवादी पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के एक तरह से प्रशंसक थे, जबकि उग्रवादी जो थे वो प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। चलिए अब उदारवादियों की मांगों पर आते हैं। उनकी संवैधानिक मांगे क्या थी? उनकी जो मुख्य संवैधानिक मांगे थी, उनमें सबसे पहली थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। सही बात है। दूसरी की कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार हो, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले और बजट पर पूरा नियंत्रण हो। और आर्थिक मोर्चे पर उनकी क्या मांगे थी? आर्थिक मांगों में सबसे जरूरी था नमक कर और चीनी शुल्क को समाप्त करना, क्योंकि इसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ता था। एकदम। इसके अलावा सेना पर होने वाले खर्च में कमी की जाए, किसानों पर भू राजस्व का बोझ कम हो और हाँ, किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए कृषक बैंक स्थापित किए जाए। प्रशासनिक सुधारों के बारे में भी उन्होंने जरूर कुछ मांगे रखी होंगी। बिल्कुल रखी थी। उनकी प्रमुख प्रशासनिक मांगों में से एक थी कि भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाए। ये बहुत बड़ी मांग थी। जी, और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो और 1878 के शस्त्र अधिनियम को रद्द किया जाए। अच्छा,
ताकि भारतीयों को भी लाइसेंस के साथ शस्त्र रखने का अधिकार मिल सके। जी बिल्कुल। तो क्या इन सब मांगों से कुछ हासिल हुआ भी? मतलब इस चरण की उपलब्धियां क्या थी? हाँ देखिए, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, शायद वैसी नहीं जैसी वो चाहते थे, पर थी। जैसे? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने पूरे देश में एक राष्ट्रीय जागृति पैदा की, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। इसी के दबाव में 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई, फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को जनता के सामने उजागर किया और उन्हीं की मांगों के कारण भारतीय व्यय पर वेल्बी आयोग का गठन हुआ। लेकिन इनकी आलोचना भी तो हुई होगी। जी बहुत हुई। इनकी आलोचना मुख्य रूप से उनकी प्रार्थना और याचिका की पद्धति के लिए की गई, जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा गया। अच्छा, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। हाँ, और एक और बड़ी आलोचना ये थी कि इस आंदोलन में आम जनता की भागीदारी बहुत ही कम थी, ये बस पढ़े लिखे शहरी वर्ग तक ही सीमित था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं और उनके खास योगदान पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, उन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। और वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। जी, वो 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। ये बहुत बड़ी बात थी और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास भी उन्होंने ही किया था। कमाल है। फिरोज शाह मेहता के बारे में क्या खास है? फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का शेर या लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। अच्छा। उन्होंने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार शुरू किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। वो कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे और पहले अध्यक्ष भी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का क्या योगदान था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। और अंत में गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और उन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। जी बिल्कुल, उन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, उग्रवादी चरण, जो 1905 से 1919 तक चला। तो उदारवादियों के जो प्रार्थना और प्रतिवेदन वाले तरीके थे, उनसे जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, तो भारतीय राजनीति में एक नई और ज्यादा मजबूत विचारधारा का जन्म हुआ। इन नेताओं का मानना था कि भाई ये आवेदन और निवेदन की नीति से मतलब कुछ हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल, और इन्हीं नेताओं को उग्रवादी या गर्मपंथी कहा गया। इनका आप देखिए शांतिपूर्ण तरीकों जैसे कि प्रार्थना और याचना में विश्वास नहीं था। अच्छा। उनका कहना था कि मांगे शांति से रखेंगे, पर अगर सरकार नहीं मानी तो फिर सक्रिय आंदोलन भी करेंगे। मतलब एक्शन लेंगे। हाँ, एक्शन। इनके विरोध के तरीके थे जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये क्रांतिकारी नहीं थे। हाँ, ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। सही, ये हिंसा और हथियार उठाने में विश्वास नहीं करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि परिणाम जल्दी मिले, बस। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव आया क्यों? आखिर ये गर्मपंथी विचारधारा, इसके उदय के पीछे क्या कारण थे? इसके कई कारण थे, कोई एक नहीं। इन्हें हम 3 मुख्य भागों में देख सकते हैं। पहला तो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण? हाँ, अंग्रेजी सरकार जो थी वो कांग्रेस की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही थी और भारतीयों के प्रति उनकी नीतियां वो बहुत शोषणकारी थी। और आर्थिक कारण भी तो थे। बिल्कुल। दूसरा कारण आर्थिक ही था। ब्रिटिश सरकार भारतीय वस्तुओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी ताकि अंग्रेज व्यापारियों को फायदा हो। उनकी नीतियां पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण थी। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला था, वो था सामाजिक बर्ताव। सही, अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और अपनी पश्चिमी सभ्यता को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे थे। तो इस दौर के सबसे प्रमुख चेहरे कौन थे? हम अक्सर लाल बाल पाल के बारे में सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, इस चरण के 4 मुख्य नेता थे, पर ये तिकड़ी सबसे मशहूर थी। सबसे पहले बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। उनका उपनाम था लोकमान्य। लोकमान्य तिलक। जी, उन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्र शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। और उन्होंने त्योहारों को भी राजनीतिक मंच बना दिया था ना? यही तो उनकी खासियत थी। 1893 में गणपति महोत्सव और फिर 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। और उनका वो नारा तो आज भी गूंजता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था। बिल्कुल। तो ये हुए बाल। अब लाल की बात करते हैं। लाल यानी लाला लाजपत राय। उन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब भी कहते थे। उन्होंने लाहौर से पंजाबी और पीपल नाम के समाचार पत्र शुरू किए और उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। और उनकी मृत्यु भी तो साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। हाँ, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसी दौरान लाठीचार्ज में वो घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद। और इस तिकड़ी के तीसरे सदस्य पाल, बिपिन चंद्र पाल। वो पेशे से एक पत्रकार थे। उन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक की शुरुआत की, जिसका मकसद था लोगों में देशभक्ति की भावना फैलाना। और एक और बड़ा नाम था अरविंद घोष। हाँ, अरविंद घोष। वो एक क्रांतिकारी, योगी और दार्शनिक थे। वो अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे। और उन पर तो अलीपुर बम कांड में मुकदमा भी चला था। जी, 1908 में अलीपुर बम कांड में उन पर मुकदमा चला, लेकिन बाद में वो रिहा कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी चले गए। हाँ, पौंडीचेरी चले गए, जहाँ 1926 में उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की। तो अब उस घटना पर आते हैं जिसने इस पूरे चरण को एक नई दिशा दी, बंगाल का विभाजन। हाँ, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अंग्रेजों का तर्क क्या था इसके पीछे? सरकारी तर्क तो ये था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटना जरूरी है। लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। असली मकसद था भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलना और उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का ये एक बड़ा हिस्सा था। बंगाल को इस तरह बांटा गया कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल बन जाए, जो पूर्वी बंगाल था, और दूसरा हिंदू बहुल यानी पश्चिमी बंगाल। इसकी तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और विरोध तुरंत शुरू हो गया। हाँ, 7 अगस्त 1905 को भारत में इसका विरोध शुरू हो गया और फिर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। जी, पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने के लिए। सही, ताकि वो भाईचारा बना रहे। और इसी अवसर पर टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और इस विभाजन की प्रतिक्रिया में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सही कहा, ये बंगाल विभाजन के विरोध में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। और इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? इसका मुख्य कार्यक्रम था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जैसे कपड़े, अंग्रेजी शिक्षा, इन सब का बहिष्कार, और स्वदेशी उद्योगों को अपनाना। मतलब अपने देश में बनी चीजें इस्तेमाल करना। हाँ, कपड़ा, साबुन, बैंक, सब कुछ स्वदेशी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय कारीगरों और किसानों को रोजगार मिला। तो इसके बाद की घटनाएं भी बहुत तेजी से घटी हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो बहुत तेजी से हुई, जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा, ये कैसे हुई? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इससे पहले आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांगी। जी, और यही मांग आगे चलकर बहुत बड़ी बनी। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। मतलब कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई। हाँ, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। लेकिन जो बंगाल विभाजन था उसका क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन का दबाव इतना ज्यादा था कि 1911
1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। ये तो एक बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत थी। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ये भारत के बाहर हुई थी ना? हाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मकसद भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना था। और फिर आता है 1916 का साल, जहाँ नरम दल और गरम दल का फिर से विलय हो गया। अच्छा, वो वापस एक हो गया। जी, इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी साल होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आइलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित था, सही कहा। बिल्कुल, इसका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट ने मद्रास से और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से इसकी शुरुआत की। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, गांधी युग। जी, और इस युग को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी के जीवन को शुरुआत से देखना होगा। बिल्कुल, पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। हाँ, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पिता थे करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। और उस दौर के हिसाब से शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी, है ना? जी, सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह हो गया था। फिर वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। हाँ, वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली। 1891 में वो भारत वापस आए और राजकोट में वकालत शुरू की। लेकिन असल कहानी तो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है। बिल्कुल, 1893 में वो एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। और वहाँ की सबसे जो मशहूर घटना है वो ट्रेन वाली पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की घटना। जी, जब उन्हें रंग भेद के कारण फर्स्ट क्लास के डिब्बे से जबरन उतार दिया गया था। वो डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उस एक घटना ने शायद उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। उसी घटना ने उनके अंदर की सत्याग्रही को जगाया। फिर उन्होंने वहाँ भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। और उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं किया बल्कि काम भी शुरू कर दिया, जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। हाँ, 1894 में, ताकि सब भारतीयों को एक साथ लाया जा सके। फिर 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र भी निकालना शुरू किया अपनी बात रखने के लिए। और आश्रम भी तो स्थापित किया था। जी, 1904 में डर्बन के पास फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो एक तरह से वो भारत की आजादी की लड़ाई की तैयारी दक्षिण अफ्रीका में ही कर रहे थे। बिल्कुल, पहला सत्याग्रह भी उन्होंने वहीं किया 1906 में परवाना कानून के खिलाफ, और जेल भी पहली बार वहीं गए 1908 में। हाँ, और उनकी जो प्रसिद्ध किताब है हिंद स्वराज, वो भी उन्होंने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जहाज पर ही लिखी थी, गुजराती भाषा में। जी, तो 20 साल से ज्यादा वहाँ रहकर सारे अनुभव लेकर वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। और इसलिए इस दिन को आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही कहा। भारत आकर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और गोखले जी ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले पूरा भारत घूमो, है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीति शुरू करने से पहले 1 साल तक देश का भ्रमण करो, लोगों को समझो। तो भारत भ्रमण के बाद 1915 में उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की। लेकिन वो बाद में साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट हो गया था। हाँ, प्लेग फैलने की वजह से, और फिर उसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था। जी, और गांधी जी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो अंग्रेजों की मदद कर सके। इसी वजह से उन्हें भर्ती करने वाला सार्जन भी कहा जाने लगा था। हाँ, और अंग्रेज भी इससे खुश हुए और 1915 में उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। लेकिन असली एक्शन तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। बिल्कुल, बिहार के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला, उनके बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए। वहाँ समस्या क्या थी? ये 3 कठिया प्रणाली क्या थी? मतलब किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना जरूरी था, और वो भी अंग्रेजों की तय की हुई कीमत पर। तो ये तो सरासर शोषण था। जी, गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह किया और ये भारत में उनकी पहली बहुत बड़ी विजय थी। 3 कठिया प्रणाली खत्म हुई और करों में भी 25% की कमी की गई। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। जी, इसके ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। हाँ, वहाँ विवाद था प्लेग बोनस को लेकर। मिल मालिक बोनस खत्म कर रहे थे, तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और खुद पहली बार अनशन पर बैठे। मजदूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे, और वो मांग मान ली गई। मान ली गई। ये सत्याग्रह भी पूरी तरह सफल रहा। और फिर उसी साल खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ 1918 में ही। जी, गुजरात के खेड़ा में। वहाँ फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन अंग्रेज फिर भी लगान वसूल रहे थे। तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो। हाँ, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ करने का फैसला लिया गया। तो इन 3 शुरुआती जीतों ने गांधी जी को पूरे देश का नेता बना दिया। 1919 में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर आए। जी। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। काला कानून। मतलब इसमें था क्या? इसमें यह था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला सकती थी। और इसी को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है ना। बिल्कुल। इसी कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। और इसी विरोध के चलते जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919। हाँ, पंजाब के 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और वहाँ जनरल डायर ने, ब्रिगेडियर जनरल डायर, उसने भीड़ पर बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़े तो बहुत कम बताते हैं, 379 लोग। हाँ, जबकि असल में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था जी, और गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने दिया था। बाद में 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। इस घटना के बाद खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। हाँ, 1919 से 1922 तक ये तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में था। शुरू तो इसे अली बंधुओं ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। जी, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया। और फिर इन सब मुद्दों को मिलाकर गांधी जी ने अपना पहला सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 में इसका उद्देश्य था कि हर तरह से सरकार का बहिष्कार करना, उपाधियां लौटाना, स्कूल कॉलेज छोड़ना, हाँ, सरकारी सेवाओं और चुनावों का भी बहिष्कार करना। गांधी जी ने भी अपनी कैसरे हिंद की उपाधि इसी दौरान त्याग दी थी। जी, लेकिन ये आंदोलन अचानक बंद करना पड़ा चौरी चौरा कांड की वजह से। हाँ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वहाँ हुआ क्या था? किसानों का एक जुलूस निकल रहा था जिसपे पुलिस ने गोली चला दी, तो गुस्से में भीड़ ने थाने में ही आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जी, और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। इस फैसले की बहुत आलोचना भी हुई थी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने। हाँ, कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी इसकी स्थापना। हाँ, इलाहाबाद में। और फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, साइमन गो बैक के नारे लगे। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि ये भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने आया था, लेकिन इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। जी, और लाहौर में इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अपना अगला बड़ा आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, 1930 से 1934 तक, और इसकी शुरुआत हुई प्रसिद्ध दांडी मार्च से। नमक सत्याग्रह। जी, गांधी जी ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी जो मानी नहीं गई, तो उसी के विरोध में ये मार्च शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। हाँ, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में खत्म हुई। गांधी जी के साथ 78 सहयोगियों ने शुरुआत की थी। कुल 251 मील की यात्रा। जी, और दांडी पहुंचकर नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। दबाव में अंग्रेजों ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। कुल 3 सम्मेलन हुए थे 1930 से 32 के बीच। हाँ, और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। और इसी दौरान गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 5 मार्च 1931 को ये वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था। एक और बड़ा समझौता था पूना पैक्ट।
1932 का। जी, ये समझौता गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना की यरवदा जेल में हुआ था। बिल्कुल। तो अब हम आखिरी दौर की तरफ बढ़ते हैं। तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेज फिर से भारतीयों का साथ चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में। हाँ, लेकिन वो मिशन असफल रहा। और गांधी जी ने उनसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब एक ऐसा चेक जिसका बैंक डूबने वाला है। सही। और इसी मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। जी, शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। जी हाँ। और फिर युद्ध खत्म होने के बाद ये साफ हो गया कि अब अंग्रेज भारत में नहीं रह सकते। हाँ, 22 मार्च 1947 को आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन भारत आए और उन्हीं की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जी, पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। और इस पूरी कहानी का अंत बहुत ही दुखद हुआ। बहुत दुखद। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। भारत की आजादी की लड़ाई को हम अक्सर गांधी जी और अहिंसक आंदोलनों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके समानांतर एक और धारा भी बह रही थी, क्रांतिकारियों की धारा। ये वो लोग थे जिनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। भारत के नौजवानों ने कलम की जगह पिस्तौल और बम का रास्ता क्यों चुना? ये कहानी कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसे समझने के लिए हमें इसे 2 मुख्य चरणों में देखना होगा। पहला चरण कह सकते हैं 1905 के बंग भंग आंदोलन से शुरू होकर 1915 तक चला, जब तक गांधी जी भारत नहीं आए थे। और दूसरा, जो ज्यादा संगठित और वैचारिक रूप से मजबूत था, वो 1922 के बाद शुरू हुआ। अच्छा, तो इन दोनों चरणों में एक मोटा मोटा फर्क क्या था? क्या पहले वाले सिर्फ गुस्से में थे और दूसरे वाले ज्यादा योजनाबद्ध? एक तरह से आप कह सकते हैं, हाँ। पहले चरण की प्रेरणा अक्सर भावनात्मक थी, मतलब अंग्रेजों के अत्याचार का फौरन बदला लेना। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो युवाओं में गहरी निराशा फैल गई। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा। इस निराशा से जो दूसरा चरण जमना, वो सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि एक नए भारत का सपना देख रहा था, समाजवादी विचारों पर आधारित। ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी महाराष्ट्र से शुरू होती है ना? हाँ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी महाराष्ट्र में ही भड़की, खासकर पुणे के चित पावन ब्राह्मण समुदाय में। ये लोग पेशवाओं के वंशज थे और अंग्रेजों के आने के बाद अपनी सत्ता खो चुके थे। तो एक स्वाभाविक गुस्सा था उनमें। बिल्कुल, और शायद इसलिए बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का पिता भी कहा जाता है, वो भी वहीं से थे। हाँ, तिलक ने तो अपने लेखों से आग लगाने का काम किया, लेकिन जमीन पर पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था? वो था 1879 का रामोसी आंदोलन। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसे भारत का पहला संगठित सशस्त्र आंदोलन माना जाता है। मतलब हथियार उठाने की सोच बहुत पहले से पनप रही थी। हाँ। और फिर आया व्यायाम मंडल, नाम तो किसी जिम जैसा लगता है। और शुरुआत में ये था भी एक जिम ही। 1896-97 में चापेकर बंधुओं दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव ने इसे शुरू किया था। लेकिन इसका असली मकसद युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना था। तो ये महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन बना। जी, और ये सिर्फ वर्जिश तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। पहले तो मुंबई में रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर तारकोल पोतकर सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। और दूसरी घटना ने तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आप रैंड और आयर्स की हत्या की बात कर रहे हैं? हाँ, पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था और उसकी जांच के नाम पर अंग्रेज अधिकारी घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे। इसी का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने इन 2 अधिकारियों रैंड और आयर्स की हत्या कर दी। और इसके बाद दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को फांसी हो गई। तिलक पर भी भड़काऊ लेख लिखने का मुकदमा चला और उन्हें 18 महीने की जेल हुई। इसी घटना के बाद जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो एक घटना ने तिलक को लोकमान्य बना दिया। महाराष्ट्र में ही एक और बड़ा नाम आता है सावरकर बंधुओं का और उनका संगठन अभिनव भारत। सही कहा। इसकी शुरुआत हुई थी 1899 में मित्र मेला नाम के एक छात्र संगठन से, जिसे गणेश, विनायक और नारायण सावरकर ने नासिक में शुरू किया था। लेकिन 1904 में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया। और ये नाम इटली के एक क्रांतिकारी से प्रेरित था, है ना? हाँ, गिउसेppe मैज़ीनी के संगठन यंग इटली से अभिनव भारत भी वैसा ही एक गुप्त संगठन था। इसी बीच विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर स्कॉलरशिप पर लंदन चले गए और वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से जुड़ गए। इंडिया हाउस, ये तो उस दौर में लंदन में क्रांतिकारियों का एक तरह से हेडक्वार्टर बन गया था। बिल्कुल, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल जैसे कई बड़े क्रांतिकारी वही रहते थे। और जब ब्रिटिश सरकार ने इंडिया हाउस की जासूसी के लिए कर्जन वाइली नाम के एक अफसर को भेजा, तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने उसे गोली मार दी। ढींगरा को तो फांसी हुई और इस घटना के तार सावरकर से भी जुड़े गए। जी, और उधर भारत में भी अभिनव भारत सक्रिय था। नासिक के जज जैक्सन ने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा सुना दी, तो इसके बदले में अभिनव भारत के एक युवा सदस्य अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या कर दी। इसी केस में वीडी सावरकर को भी लंदन से गिरफ्तार करके अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत वीरता और बदला लेने की भावना से क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी गई। लेकिन इस आग ने सबसे भयानक रूप तो बंगाल में लिया, खासकर 1905 के बाद। हाँ, 1905 में लॉर्ड कर्जन का बंगाल का विभाजन करने का फैसला एक चिंगारी की तरह था, जिसने पूरे बंगाल में आग लगा दी। पढ़े लिखे बंगाली युवाओं को लगा कि अब सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। यहीं से बंगाल के गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का उदय हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नाम अनुशीलन समिति का आता है। हाँ, अनुशीलन समिति बंगाल का पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। वरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे नेताओं के जुड़ने के बाद ये बहुत मजबूत हो गया। इनका नारा साफ था, खून के बदले खून। जी, इनका काम था बम बनाना, हथियार चलाना सिखाना और अंग्रेज अधिकारियों को निशाना बनाना। और इन्हीं नेताओं ने युगांतर नाम की एक पत्रिका भी शुरू की, जो बहुत प्रभावशाली साबित हुई। इतनी प्रभावशाली कि इनकी रचनाओं का संग्रह मुक्ति कौन पाथे क्रांतिकारियों के लिए एक तरह की बाइबल बन गया था। युगांतर समिति ने कई हमले किए, लेकिन जो घटना सबसे ज्यादा चर्चित हुई वो थी मुजफ्फरपुर की। किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश वाली घटना। हाँ, मुजफ्फरपुर का जज किंग्सफोर्ड बहुत क्रूर था। उसे मारने का काम युगांतर समिति के 2 नौजवानों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन वो किंग्सफोर्ड की बग्गी नहीं थी। नहीं, उस बग्गी में 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं, मिसेस और मिस कैनेडी, जिनकी मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी दुखद भूल थी। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस को तो सिर्फ 18-19 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। वो शायद सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। बिल्कुल, उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बंगाल में ही एक और बड़ी घटना हुई, अलीपुर षड्यंत्र केस। मानिक टोला में क्रांतिकारियों की एक अवैध बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। अरविंद घोष समेत कई लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अरविंद घोष तो बाद में बरी हो गए और एक संत बन गए। हाँ, उनका केस चितरंजन दास ने लड़ा और उन्हें बचा लिया। लेकिन ये आग सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। 1912 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की, तो क्रांतिकारियों ने वहीं उनका स्वागत करने की सोचे। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना। हाँ, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने योजना बनाई।
जब वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था तो उस पर बम फेंका गया। हार्डिंग तो बच गया, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि क्रांतिकारी अब सीधे साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतीक पर हमला करने से भी नहीं डरते। तो पहले चरण में हमने देखा कि महाराष्ट्र और बंगाल मुख्य केंद्र थे और दिल्ली में भी बड़ी घटना हुई, लेकिन क्या भारत के बाहर भी कुछ हो रहा था? दयाल जैसे नेता अमेरिका चले गए थे और उन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर का मतलब विद्रोह होता है और यही उनका मकसद था। उन्होंने गदर नाम से एक अखबार निकाला और विदेशों में बसे हजारों भारतीयों को भारत जाकर क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान यूरोप में मैडम भीकाजी कामा थी, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। उन्होंने 1907 में जर्मनी में भारत का पहला झंडा फहराया था। कामागाटा मारू की घटना भी तो इसी दौर की है। हाँ, 1914 की कामागाटा मारू घटना ने गदर आंदोलन को और भड़का दिया। ये एक जापानी जहाज था जिसे 376 भारतीयों को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया। जब जहाज वापस कलकत्ता आया तो यात्री और पुलिस में झड़प हुई और 18 लोग मारे गए। इस घटना से पूरे पंजाब में जबरदस्त गुस्सा भर गया। तो ये था पहला चरण जिसमें गुस्सा था, वीरता थी, बलिदान था, लेकिन शायद एक केंद्रीय योजना की कमी थी। फिर आया दूसरा चरण। क्या ये चौरी चौरा की घटना के कारण शुरू हुआ? हाँ, 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। ये लोग थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे युवा। उन्हें लगा कि अहिंसक आंदोलन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी सोच के साथ 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई। सही। कानपुर में शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने इसकी नींव रखी। इनका मकसद था सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में एक गणतंत्र की स्थापना करना। और इस संगठन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके कारण हुआ काकोरी कांड। बिल्कुल। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में HRA के 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। 29 लोगों पर मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद किसी तरह बच निकले। काकोरी कांड ने HRA की कमर तोड़ दी, लेकिन आजाद ने हार नहीं मानी और यहीं पर कहानी में एक बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। HRA अब HSRA बन गया। बिल्कुल। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों ने संगठन को फिर से खड़ा किया और उसके नाम में एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट। अब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ना सिर्फ नाम का बदलाव था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? नहीं, ये एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव था। ये दिखाता है कि अब क्रांतिकारियों का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, वे रूस की क्रांति से प्रभावित थे और भारत में एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें मजदूरों और किसानों का राज हो। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी की लड़ाई थी। सही कहा। और इस नई सोच के साथ HSRA ने पहली बड़ी कार्रवाई की, सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचानने में गलती हो गई और उन्होंने ASP JP सॉन्डर्स को मार दिया। इसके बाद हुई वो घटना जिसने भगत सिंह को पूरे देश का हीरो बना दिया, असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने खाली जगह पर बम फेंके थे। तो फिर बम फेंके ही क्यों? जैसा कि उनके पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वे सरकार के 2 दमनकारी बिलों का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी आवाज सुने, इसीलिए उन्होंने बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर गिरफ्तारी दी। और इसी गिरफ्तारी के बाद लाहौर षड्यंत्र केस शुरू हुआ, जिसमें सॉन्डर्स हत्याकांड समेत सारे पुराने केस खोल दिए गए। हाँ, और इसी मुकदमे के दौरान जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। अंत में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने से भी कम समय में चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए। उनकी कहानी तो अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल। आजाद, काकोरी और सॉन्डर्स हत्याकांड दोनों के बाद से ही फरार चल रहे थे। 27 फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे जब एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अकेले ही पुलिस का मुकाबला किया, लेकिन जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपना प्राण निभाया कि वो कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। हाँ, उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार ली। HSRA के इन बड़े नेताओं की शहादत के बाद उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग खत्म सा हो गया, लेकिन बंगाल में एक आखिरी बड़ी चिंगारी अभी बाकी थी। चटगांव शस्त्रागार कांड। हाँ, 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे, उनके नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों ने चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। उन्होंने हथियार लूटे, टेलीफोन लाइनें काट दी और वहां एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसी हमला था। इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल। कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर जैसी वीरांगनाओं ने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने फिर से चटगांव पर कब्जा कर लिया और 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो महाराष्ट्र की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर ये आग पूरे देश और दुनिया में फैली और अंत में चटगांव में जाकर शांत हुई। एक अविश्वसनीय यात्रा। हाँ, इन क्रांतिकारियों के रास्ते पर भले ही बहस हो सकती है, लेकिन उनके साहस, त्याग और देश के लिए मर मिटने के जज्बे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा और एक नया सपना दिया। आज भी जब हम भगत सिंह, आजाद या सूर्य सेन का नाम लेते हैं तो एक अलग तरह का गर्व महसूस होता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। तो बात शुरू होती है 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी कह सकते हैं पारित हुआ। लेकिन आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक आखिरी कोशिश की थी बातचीत की। हाँ, उन्होंने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। उनकी सोच ये थी कि अगर मतलब ये मांगे मान ली जाती हैं तो आंदोलन की शायद जरूरत ही ना पड़े। और ये मांगे बहुत दिलचस्प थी। इसमें जैसे भू राजस्व में 50% की कमी की बात थी। हाँ, और नमक कर को पूरी तरह से खत्म करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा सिविल अधिकारियों और सैनिक खर्च में भी 50% की कटौती की मांग थी। सही। और साथ ही नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस देना, और सबसे जरूरी उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिन पर हत्या का आरोप न हो। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उन्होंने इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया। अच्छा, एक भी नहीं मानी। एक भी नहीं। और इसका सीधा परिणाम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और इसी आंदोलन के दबाव में और भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार को लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसके कुछ मुख्य तथ्य जो याद रखने वाले हैं। समय था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक और जगह थी सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। उस वक्त सम्राट जॉर्ज पंचम थे, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड और भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन। बिल्कुल। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग तो लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस नहीं थी। हाँ, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था, तो कांग्रेस ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। तो फिर भारत से कौन कौन शामिल हुआ था? कुछ महत्वपूर्ण नाम। हाँ, मुस्लिम लीग से आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उदारवादी दल से पीबी सप्रू भी थे। हाँ, और इस
सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा बनकर उभरा वो था बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग। लेकिन कांग्रेस की गैर मौजूदगी में कोई फैसला तो हो नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के बिना कोई भी ठोस नतीजा निकलना नामुमकिन था और इसीलिए ये सम्मेलन कह सकते हैं कि असफल माना गया। गांधी इरविन समझौता। तो पहले सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार को ये तो समझ आ गया कि कांग्रेस को बातचीत में शामिल करना ही पड़ेगा। उन पर बहुत दबाव बना और इसी के चलते 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है ना? और इसमें टीवी सप्रू और एमआर जयकर ने मध्यस्थ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेगी और बदले में कांग्रेस दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेगी और सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार भी दिया गया था। हाँ, वो भी था, लेकिन इस समझौते की बहुत आलोचना भी होती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि समझौता उन्हें फांसी से नहीं बचा सका, क्योंकि उन पर हिंसा के मुकदमे थे। ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में। और इस समय तक एक बड़ा बदलाव हो चुका था। भारत के वायसराय अब लॉर्ड इरविन नहीं, लॉर्ड वेलिंगटन थे। अच्छा, लेकिन सम्राट और प्रधानमंत्री वही थे। हाँ, वो वही थे। इस सम्मेलन की सबसे खास बात थी कांग्रेस की भागीदारी और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए। सही कहा। उनके अलावा सरोजिनी नायडू और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी वहाँ मौजूद थे। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, जैसे गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और वहां किंग्सले हॉल में ठहरे थे। हाँ, ये तथ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सम्मेलन भी दुर्भाग्य से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आकर अटक गया और असफल हो गया। हाँ, बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अपनी मांग को फिर से दोहराया, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल, उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। तो गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। उनका वो प्रसिद्ध कथन भी है। हाँ, उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को पट्टा नहीं लगने दिया। और भारत वापस आकर उन्हें फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट। तो 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं उसकी घोषणा कर दी। और इसने तो जैसे एक भूचाल ला दिया। इसके तहत दलित वर्ग को भी मुस्लिमों और सिखों की तरह पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। मतलब गांधी जी का जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया। बिल्कुल, उन्होंने इसे हिंदुओं को बांटने की एक चाल माना और इसके विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये हुआ 26 सितंबर 1932 को। हाँ, इस समझौते के तहत दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। और बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन और परिणाम। ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ, लेकिन इसमें तो बहुत कम लोग थे। हाँ, बस एक औपचारिकता जैसा था। केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी नहीं लिया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो कौन से भारतीय नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। 2 प्रमुख नाम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। अच्छा, तो इन सब सम्मेलनों का अंत में क्या नतीजा निकला? देखिए, इन सम्मेलनों में जो भी चर्चाएं हुई उनके आधार पर मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। और उसी श्वेत पत्र के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिनियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी शामिल किया गया। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय प्रेस का विकास। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये सिर्फ ब्रिटिश राज की आलोचना का एक साधन नहीं था, बल्कि इसने आप कह सकते हैं कि जनता को एकजुट करने और राष्ट्रवादी भावना को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में भी मदद की। बिल्कुल, और ये सफर काफी कठिनाइयों से भरा था, है ना, जैसे अशिक्षा और औपनिवेशिक दबाव। हाँ, लेकिन बाद में प्रेस स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख हथियार बन गया। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। हाँ। भारत में प्रेस की शुरुआत। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब और किसने स्थापित की? इसकी शुरुआत हुई 1556 में। 1556 जी। और इसे पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, गोवा में। अच्छा। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का जो प्रयास था वो असल में असफल रहा था। ओ अच्छा, ये कब की बात है? इस 1766 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक असंतुष्ट सेवक था, विलियम वॉल्स। उसने कोशिश की थी, लेकिन कंपनी ने उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया, तो वो प्रयास विफल हो गया। तो फिर पहला सफल समाचार पत्र किसने शुरू किया? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वो थी जेम्स ऑगस्टस हिकी। ओके। उन्होंने 1780 में द बंगाल गैजेट नाम से अखबार निकाला। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे। और इन्हीं को भारतीय प्रेस का जनक भी माना जाता है ना? बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। जाहिर है। 1782 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रेस को जब्त कर लिया और प्रकाशन पर रोक लगा दी। तो चलिए अब चैप्टर 2 पर आते हैं, प्रमुख प्रथम समाचार पत्र। कुछ ऐसे तथ्य जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो सबसे पहले किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। कौन सा था वो? उसका नाम भी बंगाल गैजेट ही था। अच्छा। इसे गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में शुरू किया था। और किसी भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था दिग्दर्शन। ये एक मासिक पत्र था, भाषा बंगाली भाषा में। 1818 में इसके संपादक थे मार्शमैन। ठीक है। तो अगर हम सभी प्रथम पत्रों की एक सूची बनाएं तो भारत का प्रथम अखबार हुआ द बंगाल गैजेट 1780 में। ठीक। फारसी भाषा में प्रथम अखबार था मिरात उल अखबार 1822 में। ओके। उर्दू भाषा में प्रथम अखबार जामे जहानुमा, ये भी 1822 में। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड 1826 में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चैप्टर 3 पर आते हैं, प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र और उनके संस्थापक। और यहाँ सबसे पहला नाम तो राजा राम मोहन राय का ही आता है। बिल्कुल, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने कौन से पत्र शुरू किए थे? उनके 2 पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में था 1821 में, और दूसरा था मिरात उल अखबार फारसी भाषा में 1822 में। अच्छा, और उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा, उसके संस्थापक कौन थे? उसकी स्थापना हरिहर दत्ता ने कलकत्ता में की थी। और हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड की शुरुआत, जैसा मैंने बताया, जुगल किशोर ने की थी। कुछ और महत्वपूर्ण नाम और उनके पत्र भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे दादा भाई नौरोजी का रफ्त गुफ्तार, ये गुजराती भाषा में था 1851 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। जी, सोम प्रकाश 1859। इस पत्र ने नील आंदोलन में किसानों का जोरदार समर्थन किया था। ये बहुत बड़ी बात थी उसमें। हाँ बिल्कुल, और अमृत बाजार पत्रिका की कहानी तो बहुत ही रोचक है। हाँ, वो तो है। इसके संस्थापक थे शिशिर घोष और मोतीलाल घोष 1868 में। ये पहले बांग्ला में छपता था ना? जी, लेकिन अंग्रेजों के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये रातों रात, सचमुच रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गया। क्या बात है, ये तो कमाल की रणनीति थी। और बाल गंगाधर तिलक के 2 अखबारों को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो 1881 में शुरू हुए। केसरी और मराठा। हाँ, केसरी था मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बात है। और महात्मा गांधी के पत्र। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन ओपिनियन जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था 1904 में। और भारत में यंग इंडिया और हरिजन। जी। हरिजन 1933 में। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पत्रों पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे द हिंदू 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोगों ने मिलकर शुरू किया था। इंडियन मिरर 1861 देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मूक नायक 1920। और नेशनल हेराल्ड वो जवाहरलाल नेहरू ने
1838 में शुरू किया था। तो अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी चैप्टर पर, प्रेस पर ब्रिटिश प्रतिबंध। जाहिर है जैसे जैसे भारतीय प्रेस मुखर होता गया, अंग्रेजों ने इसे नियंत्रित करने की कोशिशें की होंगी। हाँ, उन्होंने कई कानून बनाए। इनमें से एक था अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 का। जी, इसे जॉन एडम्स द्वारा लाया गया था और इसके तहत बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। और इसी कानून की वजह से राजा राम मोहन रॉय को अपना मिरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद चार्ल्स मैकॉफ आए, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1835 में इस कठोर कानून को निरस्त कर दिया। पर ये राहत ज्यादा दिन नहीं चली है ना, 1857 के विद्रोह के बाद इन एक्ट को फिर से लागू कर दिया। और फिर आया सबसे कुख्यात कानून, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम। सही कहा, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 का। इसे लॉर्ड लिटन लेके आया था। इसका उपनाम गैगिंग अधिनियम था, यानी मुंह बंद करने वाला कानून। जी, और इसका उद्देश्य केवल स्थानीय भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाना था, अंग्रेजी प्रेस पर नहीं। ये तो साफ साफ भेदभाव था। बिल्कुल। और इस दमनकारी कानून को निरस्त किसने किया? इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। चलिए, तो आज के सत्र से आपके लिए एक आसान सा सवाल है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा अखबार किस भाषा में था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज हमने देखा कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।